कार्बनिक यौगिक के बारे में देखते हैं। केवल छोड़ दिए हैं, देखिए कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण के बारे में हम लोग छोड़ दिए हैं, पीछे कभी पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट किए हैं कार्बनिक यौगिक, यहाँ से कार्बनिक यौगिक मीथेन से स्टार्ट किया। देखिए कार्बनिक यौगिक मीथेन में, मीथेन के बारे में देखते हैं। मीथेन जो है एल्केन श्रेणी का, किसके श्रेणी का? एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है। क्यों? एल्केन में होता है CnH2n+2, तो सी हो गया मेथेन। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एक कार्बनिक गैस है। कैसा है? कार्बनिक गैस माना जाता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से यह सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है? सब्जी के जब विघटन होता है उसी से प्राप्त होता है। सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है मीथेन गैस। प्रयोगशाला में यह सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में कैसे बनता है? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, दोनों के साथ गर्म करते हैं तो बनता है मीथेन गैस। पूछा मीथेन कैसे बनता है? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम सोडियम एसीटेट सोडा लाइम को गर्म करते हैं तो बनता है मीथेन गैस। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त होता है। जब एल्युमिनियम रहता है, एल्युमिनियम कार्बाइड, कौन सा कार्बाइड? एल्युमिनियम कार्बाइड रहता है। यही एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराते हैं तो व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त होता है। कौन सा गैस? मीथेन। तो यहाँ देखें हम लोग सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम दोनों को गर्म करते हैं तो मीथेन गैस बनता है। और एल्युमिनियम कार्बाइड पर भी जल का प्रतिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर तो बनता है मीथेन गैस। यह प्रकृति गैस का प्रमुख अवयव माना जाता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है। क्यों? प्राकृतिक रूप से यह सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन गैस। मीथेन गैस में 90% मात्रा में मौजूद रहता है। उसमें प्राकृतिक गैस जब रहता है, इसमें प्रमुख अवयव है। यही प्राकृतिक गैस में 90% मात्रा में मीथेन गैस रहता है। सोचिए 90% मात्रा में क्या रहता है? मीथेन गैस। ये हवा के साथ यह विस्फोटक मिश्रण बनाता है। जब यही मीथेन गैस हवा के साथ क्या होता है? हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है मीथेन गैस, जिस कारण कोयले के खानों में प्राय भयानक विस्फोट होता रहता है। पूछेगा हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है कि नहीं? तो हाँ, बनाता है। मीथेन गैस विस्फोटक मिश्रण बनाता है, इसलिए कोयला के जहाँ खान है वहाँ भयानक अपना विस्फोट होते रहता है। इसका उपयोग मैंने मीथेन गैस का उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण में भी होता है। कार्बनिक यौगिक का ही कार्बनिक गैस कहलाता है। यही कार्बनिक गैस होने के कारण कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी होता है मीथेन गैस। कार्बन ब्लैक बनाने में होता है। कार्बन ब्लैक बनाने में होता है। हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन आदि में होता है। जब हाइड्रोजन गैस को औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें भी होता है। पूछा हाइड्रोजन गैस के औद्योगिक उत्पादन में मीथेन गैस का प्रयोग होता है कि नहीं? होता है। इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। आकृति कैसा है? आकृति पूछेगा समचतुष्फलकीय होती है। और मीथेन गैस के बंधन के बीच का कोण पूछेगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण। क्या करते हैं? फिर से रिवाइज करते हैं। मीथेन गैस एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह कार्बनिक गैस है, इसलिए कार्बनिक गैस होने का कारण है ना, कार्बनिक यौगिक का निर्माण भी करता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मौ से मीथेन और मौ से मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। यह प्रकृति में सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है, इसलिए प्रकृति में इसका प्रमुख अवयव माना जाता है मीथेन गैस को, जिसमें 90% प्राकृतिक गैस में 90% रहता है, सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है। यह सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करते हैं तो मिलता है मीथेन गैस। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करेंगे तब मिलेगा मीथेन। लेकिन एल्युमिनियम कार्बाइड देखें वही एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल का प्रतिक्रिया कराने से भी मिलता है मीथेन गैस। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है जो सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है, जो 90% मीथेन गैस प्राप्त होता है। 90% हवा के साथ विस्फोटक होते रहता है और विस्फोटक मिश्रण बनता है हवा के साथ, जिसके कारण कोयला के जहाँ खदान है वहाँ भयानक विस्फोट होते रहता है। गैसीय ईंधन कहा जाता है। इसका उपयोग मैंने मीथेन गैस का उपयोग गैसीय ईंधन में कार्बनिक यौगिक के निर्माण में कार्बन यौगिक हो या कार्बन ब्लैक बनाने में भी काम आता है। हाइड्रोजन
के औद्योगिक उत्पादन भी होता है। इसकी आकृति कैसा है? समचतुष्फलकीय आकृति है। समचतुष्फलकीय आकृति है, इसलिए जो समचतुष्फलकीय होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाता है। तो मीथेन गैस का कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब चलते हैं एथिलीन। एथिलीन एल्कीन CnH2n सूत्र होता है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। तो मेथ एथ डाल दीजिएगा 1 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। एन का वैल्यू 2, तो एन का वैल्यू 2 दूनी 4, C2H4 हो जाएगा। C2H4 एथिलीन का सूत्र। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है। किसके श्रेणी का? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। जिस तरह से मेथन एल्केन है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, वो एल्केन है। अब एथिलीन कहेगा एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल तथा अधिक मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को 170 डिग्री पर गर्म करते हैं तो बनता है। प्रयोगशाला में कैसे बनेगा? इथाइल अल्कोहल और अधिक मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों इथाइल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इथाइल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों को गर्म करते हैं। कितना डिग्री पर? 170 डिग्री पर गर्म करते हैं। बन जाता है एथिलीन गैस बनता है। इसका मैंने एथिलीन गैस का उपयोग पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में। पॉलीथीन प्लास्टिक जो बनता है, जितना पॉलीथीन प्लास्टिक सब एथिलीन का ही बनता है। एथिलीन से बनता है पॉलीथीन प्लास्टिक। मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनता है आपको एथिलीन से ही बनता है। मस्टर्ड गैस बनाने में निश्चेचक के रूप में होता है। ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में होता है प्रयोग। ऑक्सी एथिलीन जो होता है, एथिलीन है कौन सा एथिलीन? तो ऑक्सी एथिलीन क्या चीज में काम आता है? ज्वाला उत्पन्न करने में आता है। क्या करता है एथिलीन? CnH2n एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इथाइल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को गर्म करते हैं। इथाइल अल्कोहल को और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं। कितना डिग्री पर? 170 डिग्री पर गर्म करते हैं तो बनता है एथिलीन। फिर यही एथिलीन का उपयोग कहाँ होता है? एथिलीन का उपयोग, इसका उपयोग पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक, मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस, निश्चेचक, ऑक्सी एथिलीन, जो ऑक्सी एथिलीन है उसका ज्वाला उत्पन्न करने में होता है। मार्स गैस कहेगा तो मीथेन को कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग एथिलीन के बाद एसिटिलीन गैस का प्रयोग। एसिटिलीन आता है, एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का है। किसका? एल्काइन, आइन लगा लाइन। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का सूत्र होता है, आइन लग जाएगा तो -2 लगा देना है। आइन लग जाएगा तो -2, CnH2n-2। जबकि एल्कीन इन लग जाएगा इन तो CnH2n होता है H2n। एल्काइन लग जाएगा श्रेणी तो CnH2n-2। इसका प्रयोग, इसका मैंने एसिटिलीन का प्रयोग कैल्शियम कार्बाइड पर, नहीं एसिटिल गैस कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ भी देखें मीथेन गैस में देख सकते हैं। मीथेन गैस कैसे बनता है? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम दोनों को जब गर्म करते हैं तो बनता है मीथेन। और कैसे बनता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड भी रहेगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर भी जल की प्रतिक्रिया व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। मीथेन प्राप्त होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर। क्या करते हैं? जल कराते हैं प्रतिक्रिया एल्यूमिनियम कार्बाइड पर तो बनता है मीथेन। अब एसिटिलीन में देख रहे हैं हम लोग, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एसिटिलीन में क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड पर मीथेन बना रहे हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करा रहे थे तो मीथेन गैस बन रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ कैल्शियम है, यही कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने पर बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर कराएंगे जल की प्रतिक्रिया तो एसिटिलीन गैस बनता है। इसका मैंने एसिटिलीन गैस का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने में भी काम आता है। निश्चेचक रूप में होता प्रयोग। हालांकि निश्चेचक रूप में, चलिए पहले देख लीजिए, निश्चेचक रूप में भी होता प्रयोग। धातु को काटने जोड़ने में काम आता है। कोई भी धातु को काटने और जोड़ने में काम आता है। किसका? एसिटिलीन का गैस का प्रयोग। गैस सिलेंडर में एसिटिलीन गैस नहीं रहता है। व्यंजन के संश्लेषण में होता है। व्यंजन का संश्लेषण में भी कच्चा जो फल होता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आता है। कच्चा फल को कृत्रिम रूप से पकाने में इसकी खोज अमेरिका वैज्ञानिक विल्सन ने किया था। कौन किया था? विल्सन। तो क्या कहता है? एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य CnH2n-2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर, यही कैल्शियम कार्बाइड पर जल डाल देगा, जल की प्रतिक्रिया कराने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से बनता है एसिटिलीन गैस। इसका उपयोग होता है प्रकाश उत्पन्न करने में,
कपूर 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 बनाने में भी काम आता है। निश्चेतक के रूप में होता है। धातु को काटने और जोड़ने में भी काम आता है। बेंजीन के संश्लेषण में भी आता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आता है। अब विल्सन ने खोज किया था विल्सन। निश्चेतक के रूप में आता है एसिटिलीन। अब मेथेन का भी प्रयोग होता है। एथिलीन है जी, एथिलीन का भी प्रयोग होता है निश्चेतक के रूप में। और एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग होता है निश्चेतक के रूप में। अब चलते हैं CFC। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन। C से क्लोरीन, F से फ्लोरीन, C से कार्बन परमाणु के यौगिक का संगठन है। यह ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओजोन परत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, क्षरण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? CFC के कारण हो रहा है। CFC को फ्रियोन भी कहा जाता है। CFC को क्या बोलते हैं? फ्रियोन भी कहा जाता है। चलिए इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं है, फ्रियोन कहते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन कार्बन परमाणु के यौगिक का संगठन है और फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन यही CFC को क्या बोलते हैं? फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन भी कहा जाता है। यही फ्रियोन या CFC कहो या फ्रियोन कहो, बातें क्या है। इसका रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है? फ्रियोन का प्रयोग कहो या CFC का प्रयोग कहो, इसका उपयोग मैंने फ्रियोन का उपयोग जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक नाम है, इसका उपयोग विलायक, प्रशीतक में ठंडक, परिक्षेपक के रूप में होता है। विलायक, प्रशीतक, परिक्षेपक रूप में होता है। फ्रियोन का प्रयोग कहाँ होता है? विलायक, प्रशीतक, परिक्षेपक के रूप में होता है। यही विलायक, प्रशीतक, परिक्षेपक। इथाइल एल्कोहल देखते हैं। इथाइल एल्कोहल यह रंगहीन द्रव है, कोई रंग का ना होता है और द्रव रूप में होता है इथाइल एल्कोहल, जो अत्यधिक ज्वलनशील भी है। रंगहीन द्रव भी है, बहुत अधिक ज्वलनशील है, बहुत जल्दी जलता भी है। इसके पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होता है। क्या होता है? उत्तेजना पैदा होता है मानव शरीर में। अगर इथाइल एल्कोहल पी लिया जाए, है ना, जो रंगहीन द्रव है, अत्यधिक ज्वलनशील है, इतना जल्दी जलेगा का कहना नहीं है। इथाइल एल्कोहल को पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होता है, उत्तेजना। इसलिए इस कारण इसका उपयोग मादक द्रव या शराब के रूप में होता है। मादक द्रव या शराब के रूप में होता है इथाइल एल्कोहल का। यह फलों स्टार्च युक्त अनाज से प्राप्त होता है। क्या कैसे? फल से स्टार्च युक्त अनाज जो रहता है उससे प्राप्त होता है इथाइल एल्कोहल। औद्योगिक दृष्टि से इसका उत्पादन किण्वन विधि से होता है। औद्योगिक दृष्टि से इसे देखा जाए, इथाइल एल्कोहल का उत्पादन किण्वन विधि से होता है। ऐसे होता है फल से भी, स्टार्च युक्त अनाज से भी होता है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से देखा जाता है किण्वन विधि से उत्पादन, किण्वन विधि से द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग मटर और मोटर हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, जहाँ मोटर रहता है, मोटर हवाई जहाज है उसके ईंधन में, मोटर के भी ईंधन में, हवाई जहाज के ईंधन में भी होता है प्रयोग, इथाइल एल्कोहल प्रयोग होता है। पारदर्शक साबुन जब बनता है, कैसा साबुन? पारदर्शक साबुन बनाने में इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में भी, इत्र में गंध और अन्य सुगंधित पदार्थ जो भी बनता है तब गंध देता है, बहुत अच्छा सुगंधित, उसको भी बनाने में काम आता है इथाइल एल्कोहल। शराब आदि के निर्माण में होता है और यही मादक द्रव शराब के रूप में प्रयोग होता है। क्या कहता है इथाइल एल्कोहल? ये इथाइल एल्कोहल देखें हम लोग, रंगहीन द्रव है, कोई रंग का नहीं होता है, अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए जब इसका मानव के शरीर में जाता है उत्तेजना पैदा करता है, इसलिए उत्तेजना पैदा करता है तो मादक द्रव या शराब के रूप में प्रयोग करते हैं। यह फल और स्टार्च युक्त अनाज होता है, फल स्टार्च युक्त अनाज होता है, इससे प्राप्त होता है और किण्वन विधि से भी तैयार होता है, किण्वन विधि से। मोटर और हवाई जहाज के ईंधन में भी प्रयोग होता है। पारदर्शक साबुन होता है, ऐसा साबुन जो लाल पर देख सकते हैं, उसको बनाने में इथाइल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इत्र अन्य सुगंधित पदार्थ भी बनता है और शराब भी बनता है। इथाइल एल्कोहल देख लिया। अब देखते हैं मिथाइल एल्कोहल। इथाइल है, ये मिथाइल है, एल्कोहल है। मिथाइल एल्कोहल देखते हैं। मिथाइल एल्कोहल जो है विषैला पदार्थ है। इथाइल एल्कोहल विषैला नहीं है, इसको मानव द्रव या शराब के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्तेजना पैदा करता है। लेकिन मिथाइल जो है यह विषैला पदार्थ है, जब मिथाइल पी लिया वो गया काम से। यही एक विषैला द्रव है जिसका गंध शराबे की तरह होता है। गंध तो होता है शराब की तरह, लेकिन है नहीं शराब, विषैला है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यक्ति अंधा भी हो सकता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु भी हो सकती है। जहरीली शराब पीने वाले की अधिकांश मृत्यु इसी मिथाइल एल्कोहल के कारण होता है। जो जहरीली शराब पीता है अधिकतर मृत्यु जो होता है यही मिथाइल एल्कोहल के कारण होता है। इसे सबसे पहले लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया जाता है। इसे सबसे पहले लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया गया था, है ना, भंजन आसवन विधि से बनाया गया था। इसलिए लकड़ी के जब भंजन आसवन से बनेगा, जाहिर सी बात है कि विषैला पदार्थों का जहरीला होगा।
इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिला देते हैं तो ईंधन के रूप में काम आता है। इसको पेट्रोल के साथ मिलाएंगे मिथाइल अल्कोहल के साथ, पेट्रोल और मिथाइल अल्कोहल, तो ईंधन के रूप में काम आता है। पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में कृत्रिम रंग बनाने में वार्निश आदि के विलायक के रूप में आता है। वार्निश को घुलाने में काम आता है मिथाइल अल्कोहल। क्या देखे मिथाइल अल्कोहल एक विषैला पदार्थ द्रव है, विषैला है। क्यों विषैला है? क्योंकि यह लकड़ी के सबसे पहले लकड़ी के भंजन आसवन विधि से बनाया गया था, इसलिए विषैला है। यह गंध शराब जैसा देखने में लगता है, सूंघने में। यह उसका सेवन से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है या तो फिर व्यक्ति मर भी सकता है। अधिक जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो सकती है, जो मिथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल है। सबसे पहले लकड़ी के भांजन आसवन से बनाया गया था। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो ईंधन के रूप में और कृत्रिम रंग बनाने में भी काम आता है। कृत्रिम रंग और वार्निश आदि के रूप में विलायक के रूप में काम आता है। मिथाइल के बताया इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल। यह एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। कैसा है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है तथा अपने मीठे स्वाद के कारण इस नाम से पुकारे जाते हैं। अच्छा, ये मीठा स्वाद देता है। कैसा स्वाद देता है? मीठा। इथिलीन ग्लाइकॉल कैसा स्वाद है? इथिलीन ग्लाइकॉल जो मीठा स्वाद देता है और मीठे स्वाद के कारण ही डाईहाइड्रिक एल्कोहल नाम से जानते हैं। मीठा के कारण, मीठे स्वाद के कारण नाम से पुकारा जाता है। ठंडे प्रदेश में हिमांक कम करने के लिए इसका उपयोग कारों के रेडिएटर में किया जाता है। पूछेगा इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग कहाँ होता है? तो जहाँ ठंडा प्रदेश रहता है, ठंडा प्रदेश, वहाँ हिमांक को कम करने के लिए और ठंडा को कम करने के लिए, जमाव बिंदु को कम करने के लिए गाड़ी में, कार में रेडिएटर में किया जाता है। रेडिएटर में क्यों? ताकि रेडिएटर में इथाइल अल्कोहल डालने से, इथिलीन ग्लाइकॉल, यही रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकॉल डालने से हिमांक बिंदु कम हो जाता है और गाड़ी गर्म रहता है, जो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल का देखें, जिसको मीठा होने के कारण डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मीठे स्वाद के कारण इसको नाम दिया जाता है। हिमांक और ठंडे प्रदेश में हिमांक कम करने के लिए कार के रेडिएटर में प्रयोग करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ लिए। इथिलीन ग्लाइकॉल के बाद आता है ग्लिसरॉल। यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। ग्लिसरॉल किसका सदस्य है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य माना जाता है ग्लिसरॉल। यह प्रोपेन का ट्राईहाइड्रिक से व्युत्पन्न है। किसका व्युत्पन्न है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का तो सदस्य है। यही ट्राईहाइड्रिक किसका उल्टा है? तो प्रोपेन का ट्राईहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। ट्राईहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न माना जाता है प्रोपेन का। इसका व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। ग्लिसरॉल यह मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल तथा रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। यह मुक्त अवस्था में, कौन सा अवस्था में? मुक्त अवस्था में जब रहता है ग्लिसरॉल, जब मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वन घोल, कौन सा घोल? किण्वन घोल तथा रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कहाँ मिलता है? पूछेगा ग्लिसरॉल कहाँ रहता है? तो मुक्त अवस्था में ग्लिसरॉल शक्कर के किण्वन में मिलता है। मुक्त अवस्था में कहेगा तो शक्कर के किण्वन में, के घोल में, और रक्त में भी मिलता है मुक्त अवस्था में। लेकिन रक्त शक्कर के जो किण्वन है के घोल में, इसमें ज़्यादा मिलता है ग्लिसरॉल, लेकिन रक्त में कम मात्रा में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह वसा तथा संयुक्त अवस्था में कहेगा तो यह वसा है ना, वनस्पति के तेल में उच्च कार्बनिक अम्लों के ईस्टर में ग्लिसराइड के रूप में पाया जाता है। पूछेगा मुक्त अवस्था में ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में कहाँ मिलता है? तो शक्कर के किण्वन के घोल में, लेकिन रक्त में कम मात्रा में पाया जाता है मुक्त अवस्था में ग्लिसरॉल। लेकिन संयुक्त अवस्था में कहाँ मिलेगा? मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वन के घोल में और रक्त में भी मिलता है। लेकिन संयुक्त अवस्था में क्या करता है? ये मुक्त अवस्था में था। संयुक्त अवस्था में क्या करता है? वसा में मिलेगा, वनस्पति तेल में मिलेगा। वनस्पति तेल में उच्च कार्बनिक, वनस्पति तेल जब भी बनता है तो उच्च कार्बनिक अम्लों के ईस्टर कहेगा तो ग्लिसराइड के रूप में पाया जाता है। यह एक अति आर्द्रता ग्राही पदार्थ है। अति आर्द्रता ग्राही मतलब क्या? बहुत आर्द्र को ग्रहण कर लेता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करता है ना, ग्लिसरॉल में देख रहे हैं हम लोग, ग्लिसरॉल का है आर्द्रता ग्राही पदार्थ है।
यह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या TNG बनता है। पूछेगा आर्द्रताग्राही तो यह है ग्लिसरॉल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रहेगा एक सामने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में उपस्थिति में यह मैंने कौन ग्लिसरॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करे। दोनों जब प्रतिक्रिया करेगा क्या चीज, जब दोनों प्रतिक्रिया करेगा है ना जी, जब दोनों प्रतिक्रिया करेगा प्लस में है ग्लिसरॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रतिक्रिया करेगा दोनों, तो ग्लिसरॉल का रहना इसलिए ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। T से ट्राई, N से नाइट्रो, G से ग्लिसरीन कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यही TNG एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ होता है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट कहो या TNG कहो, यह एक TNG क्या है, एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है। यही TNG का प्रयोग या ग्लिसरॉल का प्रयोग डायनामाइट एवं अन्य विस्फोटक बनाने में काम आता है। अन्य विस्फोटक कैसे, TNG का है एक विस्फोटक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है, आखिर बना ग्लिसरॉल से ना, इसलिए इसका प्रयोग ग्लिसरॉल का प्रयोग डायनामाइट में भी एक विस्फोटक पदार्थ है एवं अन्य विस्फोटक बनाने में काम आता है। ग्लिसरॉल का उपयोग पारदर्शक, TNG का प्रयोग कहाँ होता है, डायनामाइट विस्फोटक बनाने में, और ग्लिसरॉल का उपयोग कहाँ होता है, पारदर्शक साबुन बनाने में। हालांकि पारदर्शक साबुन बनाने में हम लोग इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते आगे देखेंगे। पारदर्शक साबुन बनाने में जूते के जो पॉलिश होता है, जूता की पॉलिश, छापे की स्याही, श्रृंगार की सामग्रियाँ बनाने में, अनेक कार्बनिक यौगिक के बनाने में भी आता है। शक्तिवर्धक दवा बनाने में, स्नेहक के रूप में होता है। स्नेहक के रूप में भी काम होता है ग्लिसरॉल का। परिरक्षक के रूप में होता है। प्रतिहिमीभूत बनाने में क्या कहते हैं, एक बार फिर से मिलाते हैं। ग्लिसरॉल का किसका सदस्य है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। यह प्रोपेन का, ग्लिसरॉल जो है प्रोपेन का ट्राई हाइड्रोक्सी का व्युत्पन्न है। इसका व्यापारिक नाम ग्लिसरॉल से ग्लिसरीन है। यही ग्लिसरीन व्यापारिक नाम हो गया। जब ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में रहता है तो शक्कर के किण्वन में मिलेगा। जब यह शक्कर के किण्वन में के घोल में और रक्त में मिलता है, लेकिन रक्त में कम मात्रा में मिलता है ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में। लेकिन संयुक्त अवस्था में रहेगा तो वसा में मिलेगा, और वसा के अलावा वनस्पति के तेल में मिलेगा। वनस्पति के तेल में कब मिलेगा, जब उच्च कार्बनिक अम्लों के ईस्टर में ग्लिसराइड के रूप में मिलता है ग्लिसरॉल। यह एक ग्लिसरॉल जो है अति आर्द्रताग्राही है, आर्द्र को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है ना। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तब उस समय ग्लिसरॉल और नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों को गर्म करते हैं तो बनता है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट यानी कि TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनता है। यही TNG शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है। यही TNG का प्रयोग होता है डायनामाइट के रूप में, और अन्य शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ भी बनता है TNG से। लेकिन ग्लिसरॉल कहेगा यही ग्लिसरॉल का उपयोग पारदर्शक साबुन से कहा दिया तो समझिए कि आपको मिथाइल अल्कोहल भी है। पारदर्शक साबुन बनाने में भी है ना, जूते के पॉलिश करने में भी काम आता है। छापने का स्याही भी बनता है ग्लिसरॉल का। श्रृंगार की सामग्री बनता है। अनेक कार्बनिक यौगिक बनाने में, शक्तिवर्धक दवा बनाने में, स्नेहक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, प्रतिहिमीभूत आदि बनाने में होता है ग्लिसरॉल का प्रयोग। पारदर्शक साबुन जो बनता है मिथाइल अल्कोहल, इसका भी बनता है आपको इथिलीन है जी, देख ले इथिलीन अल्कोहल है ना, इथिलीन अल्कोहल इसका बनता है इथिलीन अल्कोहल। इसका प्रयोग होता है पारदर्शक साबुन बनाने में। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है, इथाइल अल्कोहल पारदर्शक साबुन बनाने में। और ग्लिसरॉल का भी प्रयोग होता है पारदर्शक साबुन बनाने में। अब चलते ग्लिसरॉल के बाद आता है डाई इथाइल ईथर श्रेणी का सदस्यों के में डाई इथाइल ईथर सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। यह सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी ईथर श्रेणी का भाग आता है। इसे सिर्फ ईथर भी कहते हैं। डाई इथाइल ईथर को ईथर श्रेणी होने के कारण यह ईथर भी कहा जाता है। यह जर्मनी के एक चिकित्सक
बेलेरियस कोरंडम ने 16वीं शताब्दी में इथाइल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया था। इथाइल अल्कोहल लाना और इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, इथाइल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को गर्म किया तो बन गया ईथर, बन गया ईथर, है ना। खोज कौन किया था? चलिए, खोज बेलेरियम कोरंडस ने किया था। 16वीं शताब्दी में कैसे बनाया था? इथाइल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को गर्म किया तो बन गया ईथर। गर्म करके इसे बनाया गया था। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा इसे सर्वप्रथम विलियमसन ने संश्लेषण किया था। संश्लेषण कौन किया था पूछेगा। डाई इथाइल ईथर को संश्लेषण कौन किया? विलियमसन संश्लेषण विधि, यही विलियमसन ने किया था पहला तो संश्लेषण, इसलिए इसके अपने नाम पर ही, विलियमसन के नाम पर ही विलियमसन संश्लेषण विधि बन गया। यही विलियमसन संश्लेषण विधि से द्वारा इसे सर्वप्रथम विलियमसन ने संश्लेषित किया। इसका उपयोग मतलब कि डाई इथाइल ईथर का उपयोग निश्चेतक रूप में होता है, बेहोशी बनाने में होता है। यह क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। क्लोरोफार्म है उससे भी अच्छा निश्चेतक रूप में माना जाता है। क्लोरोफार्म तो जल्दी सुंघाने पर जल्दी बेहोश नहीं होता है, लेकिन ईथर जल्दी सुंघाने पर अच्छा निश्चेतक और जल्दी बेहोश होता है, इसलिए क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक है। डाई इथाइल ईथर श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इसलिए ईथर भी कहते हैं। ईथर भी इसका खोज किया था जर्मनी के चिकित्सक था बेलियरिस कोरंडस ने खोज किया था। इस चलते बेलियरिस कोरंडस ने खोज किया 16वीं शताब्दी में। कैसे खोज किया? इथाइल अल्कोहल लाना और यही इथाइल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को दोनों गर्म किया तो बन गया ईथर। इसका संश्लेषण कौन किया था? विलियमसन ने किया था, इसलिए विलियमसन संश्लेषण विधि से ही ईथर का संश्लेषण होता है। इसका उपयोग निश्चेतक में होता है ना, जब क्लोरोफार्म से भी अच्छा निश्चेतक माना जाता है। निश्चेतक में ईथर का भी प्रयोग होता है। डाई इथाइल ईथर का ईथर का निश्चेतक में होता है, और क्लोरोफार्म का भी होता है निश्चेतक में। क्लोरोफार्म के अलावा एथिलीन जो है ना, एथिलीन इसका भी प्रयोग होता है निश्चेतक रूप में, है ना। जब एथिलीन का प्रयोग होता है निश्चेतक रूप में, एसिटिल गैस है कच्चे फल को पकाने में काम आता है कृत्रिम रूप से, इसका भी प्रयोग होता है। एसिटिल गैस का भी प्रयोग होता है निश्चेतक रूप में होता प्रयोग, है ना। और यहाँ देखे रहे हैं इथाइल डाई ईथर का भी प्रयोग होता है निश्चेतक रूप में। यहाँ एक और बात है, इथाइल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को गर्म कर रहे हैं तो बन रहा है ईथर। तो डाई इथाइल अल्कोहल है वही इथाइल अल्कोहल है जो अधिक ज्वलनशील पदार्थ है और रंगहीन द्रव है, जो मानव शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, जो मादक द्रव्य के रूप में शराब के रूप में काम आता है, फलों और स्टार्च अनाज बनाने में से प्राप्त होता है, मोटर और हवाई जहाज के ईंधन में होता है, पारदर्शी सामग्री बनाने में होता है, सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है शराब के समय। वही इथाइल अल्कोहल है, जो यही इथाइल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो बनता है इथाइल ईथर, बन जाता है निश्चेतक रूप में, जो क्लोरोफार्म से भी अच्छा माना जाता है ईथर को। चलिए, निश्चेतक तो डाई इथाइल ईथर जो है निश्चेतक है, क्लोरोफार्म से भी अच्छा निश्चेतक माना जाता है, यानी कि क्लोरोफार्म भी बेहोशी की ही दवाई बनता है। जो क्लोरोफार्म यहाँ देखते हैं, क्लोरोफार्म खोज कौन किया था? 1831 में। 1831 में तो हल था, कौन किया था? 1831 में लिबिक ने किया था। लिबिक ने क्लोरोफार्म की खोज किसने किया? 1831 में किया। 1831 में लिबिक ने किया था। लिबिक ने 1831 में लिबिक ने किया था। सन 1848 में सिम्पसन ने बताया कि 1831 में लिबिक ने क्लोरोफार्म खोज किया और बताया कि 1838 में सिम्पसन ने बताया क्या बताया था? सिम्पसना बताता है 1848 में, बताया कि यह निश्चेतक है। क्लोरोफार्म क्या है? निश्चेतक है, और उन्हें चीड़-फाड़ के कामों में इसका उपयोग किया जाता है। चीड़-फाड़ जहाँ होगा वहाँ पर भी क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। सर्जरी में श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी होती है, जब सांस लीजिएगा तो बेहोशी कर देता है। यही कारण है कि इसका उपयोग निश्चेतक रूप में किया जाता है। पूछेगा क्लोरोफार्म की खोज कौन किया था? खोज किया था 1831 में। खोज होता 1831 में होता है। लिबिक ने किया। लिबिक तो ये खाली खोज कर दिया था, लेकिन क्लोरोफार्म क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बताया। इसके बारे में 1848 में सिम्पसन ने बताया कि यह 1848 में सिम्पसन ने बताया कि बेहोशी की दवा है। चलते अब आयोडोफार्म। आयोडोफार्म क्या है? यह पीले रंग का है ना जी, पीले रंग का रवेदार पदार्थ है जिसमें एक तरह की गंध होती है। आयोडोफार्म का एक प्रकार का गंध है, पीले रंग का रवेदार पदार्थ है, पीले रंग का होता है। आयोडोफार्म क्या है? पीले रंग का होता है। जो गंध है यह जल में अघुलनशील है, जल में जल्दी घुलता नहीं है भाई, ठीक ना, परंतु एल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। एल्कोहल का है, ईथर है, इसमें भी घुल जाएगा। एल्कोहल है, एल्कोहल में भी घुल जाता है। वही कहता है आयोडोफार्म जल में नहीं घुलता है, अघुलनशील है, परंतु
यही आयोडोफार्म है जो एल्कोहल ईथर में घुलनशील है। एल्कोहल ईथर में घुलनशील है। यह उधरोपातित होता है। कैसा होता है? उधरोपातित होता है, मतलब कि सीधे ठोस से द्रव गैस में बदल जाएगा, इसलिए उधरोपातित है। यह एक तीव्र कीटाणुनाशक पदार्थ है। कैसा है? तीव्र कीटाणुनाशक पदार्थ बैक्टीरिया को बहुत जल्दी खत्म कर देता है आयोडोफार्म। अतः जब बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, कीटाणुनाशक को नाश कर देगा, इसलिए जीवाणुनाशक की तरह इसका उपयोग दवा में होता है। कैसे में? दवा में। जीवाणुनाशक का भी प्रयोग होता है दवाई में। क्यों होता है? जीवाणुनाशक भी कीटनाशक को बर्बाद करता है, आयोडोफार्म भी कीटनाशक को बर्बाद करता है, इसलिए दोनों का प्रयोग, चाहे कीटाणुनाशक आयोडोफार्म का हो या जीवाणुनाशक का हो, दोनों का प्रयोग दवाई के रूप में होता है। क्या कहते हैं आयोडोफार्म का? यह पीले रंग का रवदार पदार्थ है, जो एक तरह का गंध होती है, पीला होता है आयोडोफार्म। जल में नहीं घुलता है, लेकिन एल्कोहल ईथर में घुल जाता है आयोडोफार्म। एक उधरोपातित होता है, कीटाणुनाशक होता है, इसलिए जीवाणुनाशक की तरह और इसका दवाई बनाने में काम आता है, दवाई बनाने में। किसका? आयोडोफार्म का। अब चलते हैं पैरिन। ये पैरिन क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड शुद्ध होता है CCl4 को पैरिन कहा जाता है। बिजली से लगी आग बुझाने के काम आता है। जब बिजली से लगता है आग, उसको बुझाने में काम आता है। तो पैरिन का शुद्ध होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 को पैरिन बोलते हैं, CCl को कार्बन टेट्राक्लोराइड को बोलते हैं पैरिन। बिजली से लगी आग बुझाने का काम आता है CCl4। यूरिया का सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में मूत्र से प्राप्त किया गया था। कथी से? मूत्र से प्राप्त हुआ था। 1773 में कहा गया था सर्वप्रथम। बोहलर इसका जो टीचर था, है ना, टीचर बर्जिलियस था। बर्जिलियस नहीं टूटा था। बर्जिलियस बोला था कि जीवन से बन सकता है कोई, ऐसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बोहलर ने 1828 में आता है और अमोनिया साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित करता है। अमोनिया साइनेट को संश्लेषित करके प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। यह पहला कार्बनिक यौगिक था, अमोनिया साइनेट। यूरिया जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक था जो अमोनिया साइनेट था। यही अमोनिया साइनेट जो पहला कार्बनिक यौगिक था, जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितना? यूरिया में 46%। निकालने के लिए विधि देख लीजिएगा। यह एक ठोस रंगहीन गंधहीन पदार्थ है। यूरिया कैसा? ठोस होता है, हम लोग देखें, और गंधहीन है, गंध भी नहीं होता, जो जल में विलय होता है, इसलिए इसका खेती बाड़ी में प्रयोग करते हैं। यह जीव जंतुओं के मूत्र में उपस्थित रहता है। यूरिया जो रहता है, जीव जंतु के जो मित्र रहता है मूत्र, यही मूत्र में प्रेजेंट रहता है। यही मूत्र से पहला तरी यूरिया का खोज हुआ था 1773 में, मूत्र से प्राप्त होता है। इसका मुख्य उपयोग होता है यूरिया का उर्वरक के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन गैस में बेरोनल दवा बनाने में यूरिया प्लास्टिक बनाने में होता है। यूरिया का प्रयोग होता है, यूरिया प्लास्टिक बनता है। तो क्या कहता है यूरिया का खोज सबसे पहले, यूरिया का सर्वप्रथम प्राप्ति 1773 में था। 1773 में मूत्र से प्राप्त होता, मूत्र से। अब बोहलर ने यूरिया बनाया था 1828 में। 1828 में बनाया, अमोनिया साइनेट से बनाया। यही अमोनिया साइनेट पहला कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। अमोनिया साइनेट जो बाद में बन गया यूरिया में टूट गया था। ठोस रंगहीन गंधहीन पदार्थ है, जल में घुल जाता है, जीव जंतु को मूत्र से प्राप्त होता है। 1773 में प्राप्त होता है। उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रोजन गैस भी बनता है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन रहता है, Na2CO NH2 रहता है। बेरोनल दवा बनाने में, यूरिया प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है। यूरिया प्लास्टिक NH2CO NH2 रहता है, यूरिया का सूत्र है। फार्मेलिन के बारे में देखते हैं। फार्मेलिन नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन फार्मेलिन कहलाता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड जो देखे होंगे, ठीक है, ना देखें तो सुन लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड जो रहता है इसका 40%, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% कर दिएगा तो मिलेगा तनु विलयन। वही तनु विलयन फॉर्मिन कहलाता है। यह एक उत्तम परीक्षक है। कैसा? उत्तम परिरक्षक है। फॉर्मिक अम्ल क्या है? यह एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसा है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल माना जाता है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल माना जाता है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है फॉर्मिक अम्ल।
फॉर्मिक अम्ल क्या है? एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो श्रेणी आता है, मोनो लग जाएगा, है कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग, लेकिन कौन सा कार्बोक्सिलिक? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग है फॉर्मिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी के प्रथम सदस्य माना जाता है। प्रथम सदस्य फॉर्मिक अम्ल है। यह लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है, डंक में। सर्वप्रथम यह लाल चींटी को जल के साथ स्रावित करके बनाया गया था। लाल चींटी को पकड़ लिया गया था और पकड़ करके इसी के लाल चींटी से जल के साथ मिला दिया गया, तो बन गया फॉर्मिक अम्ल। इसी कारण इसे फॉर्मिक अम्ल कहा गया, क्योंकि लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम फॉर्मिस है। लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? लाल चींटी का नाम क्या है लैटिन भाषा में? ल से लैटिन, ल से लाल चींटी, नाम फॉर्मिस। देखा कि लाल चींटी से बना फॉर्मिक्स, इसलिए फॉर्मिक्स से हो गया फॉर्मिक अम्ल। इसका उपयोग रोगाणुनाशक रूप में होता है। कोई भी रोग लग जाएगा उसको खत्म कर देता है। गठिया रोग की दवा बनाने में भी फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। गठिया रोग की दवा बनाने में, रबड़ उद्योग में भी होता है काम, रबड़ उद्योग में, चमड़ा उद्योग में भी होता है, कपड़ा उद्योग में भी होता है। गठिया रोग रोगाणुनाशक रूप में, गठिया रोग, गठिया, रबड़ उद्योग, रबड़, चमड़ा, कपड़ा के उद्योग में काम आता है। क्या कहता है फॉर्मिक अम्ल? यह एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है ना, प्रथम सदस्य। यह लाल चींटी तथा मधुमक्खी का डंक मिलता है। यह सर्वप्रथम लाल चींटी को जल के साथ प्रक्रिया करें तो बन गया फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि लैटिन भाषा में लाल चींटी को है ना फॉर्मिस कहा जाता है। लैटिन भाषा में लाल चींटी को फॉर्मिस कहा जाता है, इसलिए फॉर्मिस हो गया फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है रोगाणुनाशक रूप में, गठिया रोग के दवा बनाने में, रबड़ उद्योग, रबड़, चमड़ा, कपड़ा उद्योग में काम आता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल देखते हैं। एक एसिटिल होता है, एसिटिल होता है ना एल्काइन श्रेणी का CnH2n-2, जो कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाते हैं, एसिटिन गैस। यह है आपको एसिटिक अम्ल है, वो गैस था, ये एसिटिल अम्ल है। अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एसिटिल अम्ल कहा जाता है फल के रस मिलता है, फल के रस में मिलता है, अभी मुक्त अवस्था में मिलता है एसिटिक अम्ल। यह विशेष रूप से सिरके में मिलता है। सिरका, से सिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका मिलता है, यानी वाइनेजर में। इसे व्यापारिक स्तर पर पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। ऐसे सिरका अम्ल विशेष रूप से सिरका से में पाया जाता है। फल के रस में भी, सिरका के रस में भी, सिरका में भी मिलता है। लेकिन व्यापारिक स्तर पर कहा जाएगा तब क्या लगाना है, तो व्यापारिक स्तर पर एसिटिक अम्ल पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त होता है। व्यापारिक स्तर पर पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज एसिटिक के रूप में इसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म तथा रेयन बनाने में होता है। सेलुलोज एसीटेट के रूप में इसका उपयोग होता है। पूछा एसिटिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? सेलुलोज एसीटेट के रूप में भी प्रयोग होता है। सेलुलोज एसीटेट के रूप में प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म तथा रेयन बनाने में किया जाता है। फोटोग्राफी फिल्म रेयन बनाने में काम आता है। इसका 4 से 6% तनुघोल सिरका कहलाता है। 4 से 6% रहेगा तो सिरका कहलाता है। 4 से 6% सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल क्या कहते हैं? फल का रस मिलता है, सिरका में भी मिलता है। तो यही कहेगा व्यापारिक स्तर पर, तो व्यापारिक स्तर पर पायरोलिग्नियस अम्ल में से प्राप्त होता है। सेलुलोज एसीटेट के रूप में प्रयोग होता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? एसिटिक अम्ल का प्रयोग सेलुलोज एसीटेट के रूप में होता है। यही सेलुलोज एसीटेट फोटोग्राफी फिल्म रेयन बनाने में काम आता है। 4 से 6% तनुघोल रहेगा एसिटिक अम्ल का, तो सिरका कहलाता है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? यह द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेगा, वो फॉर्मिक अम्ल होता है। यही कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य माना जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी का प्रथम सदस्य फॉर्मिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल देख रहे हैं। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल 18वां द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। मोनो में एक होता है, यहाँ द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल कहेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल है। यह पोटेशियम लवण के रूप में प्राय वनस्पति में पाया जाता है। किस रूप में? वनस्पति। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो वनस्पति में मिलता है। किस रूप में मिलता है? पोटेशियम लवण के रूप में पाया जाता है। पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलता है?
तो पेड़ में कैसे मिलता है? पोटेशियम लवण के रूप में प्राय वनस्पति में पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोजन लवण के रूप में यह औद्योगिक तथा रूमेक्स परिवार के पौधों में पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोजन लवण के रूप में पोटेशियम जो है पोटेशियम हाइड्रोजन लवण के रूप में यह औजेलिस तथा रूमेक्स परिवार के जो पौधा है उसमें पाया जाता है। पूछा पोटेशियम लवण जब वनस्पति में मिलता है औद्योगिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में कौन कौन सा पौधा से मिलता है? तो पोटेशियम हाइड्रोजन लवण के रूप में मिलता है, वो भी यह औद्योगिक परिवार का पौधा है और रूमेक्स परिवार का पौधा है। यही औजेलिस और रूमेक्स के मिलने के कारण औद्योगिक अम्ल कहलाया। औजेलिस रूमेक्स परिवार के पौधा में पाया जाता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में प्रायः पौधे के कोशिकाओं में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में जब पोटेशियम लवण के रूप में मिलता है औद्योगिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में मिलेगा वनस्पति के रूप में, लेकिन कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में मिलेगा के रूप में प्राय पौधे के कोशिका जो रहता है इसी में मिलता है, पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में भी रहता है, मूत्र में भी मिलता है लेकिन कम मिलता है औद्योगिक अम्ल, मूत्र में कम मिलता है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी पैदा होता है। मानव का जो गुर्दा है किडनी कहते इसको, ये किडनी में ही कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में जो मिलता है पौधे के कोशिका में, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहाँ मिलता है? पौधों के कोशिका में। वही कैल्शियम ऑक्जेलेट मानव गुर्दा में मिलता है। कब? जब कैल्शियम ऑक्जेलेट जब मिलता है मानव गुर्दा में कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने के कारण पथरी बन जाता है। किस कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी जम जाता है और बीमारी पैदा होती है। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। जब ये फेरस ऑक्जेलेट रहता है तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। इससे कपड़े में लगे स्याही के धब्बे दूर किया जाता है। पूछा कपड़ा में जब लग जाता है स्याही, इसको धब्बा का दूर कैसे किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल से प्रयोग करते हैं। एक फिर से देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का जो द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कैसे मिलता है? पोटेशियम लवण में। जब पोटेशियम लवण में मिलता है के रूप में मिलता है तो वनस्पति मिलता है। जब वही ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में मिलेगा वनस्पति में, कौन सा वनस्पति? तो कैल्शियम ऑक्जेलिस और रूमेक्स के पौधा में मिलता है। जब मिलता है तो पोटेशियम हाइड्रोजन लवण के रूप में मिलता है। हाइड्रोजन लवण के रूप में ऑक्जेलिक रूमेक्स परिवार का पौधा मिलता है। जब यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में मिलेगा तो पौधा का जो कोशिका में मिलेगा। यही कैल्शियम ऑक्जेलेट मानव गुर्दा में जमा होता है तो पथरी बन जाता है। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में मिलेगा तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। कपड़े में स्याही लगे धब्बे को दूर किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल से। अब चलते हैं एसिटिक अम्ल। यह रंगहीन द्रव है। कैसा है? रंगहीन द्रव है। यह अपघटित होकर एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब एसिटिक अम्ल टूटता है तो एसीटोन में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। पूछेगा एसिटिक अम्ल टूटता है तो एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। मधुमेह के रोगियों के मूत्र में इसकी अधिक में पाई जाती है। जिस भी आदमी के मधुमेह के रोग होता है वही मधुमेह के रोगियों के जो मूत्र रहता है उसमें मूत्र में इसकी अधिकता होती है। इसकी माने एसिटिक अम्ल का पूछेगा। एसिटिक अम्ल रंगहीन है, टूटता है। यही एसिटिक अम्ल टूटता है तो एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह कहाँ मिलता है? तो मधुमेह के रोगी जो रहता है व्यक्ति उसके मूत्र में मिलता है। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है? मधुमेह के रोगियों के मूत्र में पाई जाती है। पायरोलिग्नियस अम्ल यह लकड़ी के भंजक स्रावन के बाद पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। पूछेगा पायरोलिग्नियस अम्ल कहाँ मिलता है? लकड़ी के भंजक स्रावन से मिलता है। लकड़ी के भंजक स्रावन से आपको मिथाइल अल्कोहल भी मिलता है, पीछे पड़े मिथाइल अल्कोहल भी मिलता है और पायरोलिग्नियस अम्ल भी मिलता है। इसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मिथाइल एल्कोहल आ गया। देखिए मिथाइल एल्कोहल भी, एसिटिक अम्ल भी, एसीटोन मिथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल क्या है? लकड़ी के भंजक स्रावन से बाद मिलता है। ये इसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन मिथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है। साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल यह मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिल अम्ल है। खाली मोनोहाइड्रोक्सी कह देता, मोनो कार्बोक्सिल कह देता तब को बन जाता फॉर्मिक अम्ल बन जाता।
लेकिन कह रहा है मोनो मोनो हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी, फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहा है। मोनो 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 है, फिर हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी, फिर ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल मोनो मोनो हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो साइट्रस अर्थात खट्टे फलों नींबू संतरा आदि में पाया जाता है। साइट्रस साइट्रस साइट्रिक अम्ल का साइट्रिक से साइट्रस यानी खट्टा फल, साइट्रस मतलब का साइट्रस खट्रस खट्टे फल नींबू संतरा आदि में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यह मोनोहाइड्रॉक्सी, कौन सा हाइड्रॉक्सी? मोनोहाइड्रॉक्सी मोनोहाइड्रॉक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल लग जाएगा तो साइट्रिक अम्ल, लेकिन मोनो मोनो है ना हाइड्रॉक्सी खाली लग ये ट्राई कार्बोक्सिलिक कट गया मोनोहाइड्रॉक्सी लगल अम्ल है लैक्टिक अम्ल, जो जल में हाइड्रोजन अम्बंध के कारण अधिक विलय परंतु कार्बनिक विलायक में अविलय है। जल में हाइड्रोजन अम्बंध के कारण अधिक घुल जाता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है लैक्टिक अम्ल। यह खट्टे दूध में जो उपस्थित रहता है। लैक्टिक अम्ल कहा रहता है खट्टे दूध में रहता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के कारण एकत्रित होते रहता है, जिसके कारण थकावट का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट होता है। टाटरिक अम्ल देखते हैं। टाटरिक अम्ल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाई हाइड्रॉक्सी है और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, जो इमली तथा अंगूर में उपस्थित रहता है। इमली अंगूर में रहता है टाटरिक, लेकिन नींबू और संतरा में रहता है साइट्रिक अम्ल। टाटरिक रहता है इमली अंगूर में रहता है, इमली अंगूर। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। पूछेगा बेकिंग पाउडर में किसका प्रयोग करते हैं? खाने वाला सोडा में टाटरिक अम्ल का प्रयोग। तो टाटरिक अम्ल क्या है? डाई हाइड्रॉक्सी है और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इमली अंगूर में उपस्थित रहता है और बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर। अब देखते हैं बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन जो है सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। जितना भी एरोमेटिक यौगिक है वो सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। सबसे पहले फैराडे ने ही 1825 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। किसको? बेंजीन का। बेंजीन का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले फैराडे ने किया था, 1825 में आविष्कार किया। उसके बाद हाफमैन ने कोलतार के आंशिक अश्रवण से प्राप्त अंशों में इसकी उपस्थिति का पता लगा ना। फैराडे ने 1825 में बेंजीन की खोज किया, लेकिन हाफमैन आता है अब बोलता है कि बेंजीन जो है कोलतार के आंशिक श्रवण से प्राप्त होता है। ऐसा बात कौन बोला? कोलतार के आंशिक श्रवण से बेंजीन प्राप्त होता है, हाफमैन। उसके बाद हाफमैन के बाद आता है, उसके बाद बर्थेलोट ने एसिटिलीन गैस से इसका संश्लेषण किया। फिर बर्थेलोट आता है ना। हाफमैन ने बोला कि कोलतार के आंशिक श्रवण से प्राप्त अंश में इसकी उपस्थिति का पता लगा। हाफमैन ने पता लगा कोलतार के आंशिक श्रवण से, लेकिन बर्थेलोट ने कहा नहीं, एसिटिलीन गैस से भी इसका संश्लेषण होता है। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस से भी इसका संश्लेषण होता है। बर्थेलोट ने ऐसा बात बोलता है, बर्थेलोट। इसका मैंने बेंजीन का उपयोग घोलक रूप में, कोई चीज़ घोलाने में, ऊनी कपड़ा में शुष्क धुलाई में आता है। पेट्रोल के साथ मिलाकर मोटर के ईंधन के रूप में आता है। जब यही बेंजीन को हम लोग पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो मोटर के ईंधन के रूप में अनेक एरोमेटिक यौगिक का निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में भी काम आता है बेंजीन का। क्या कहता है बेंजीन सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता है। सबसे पहले फैराडे ने इसका खोज किया 1825 में, और हाफमैन ने इसका कहा कि कोलतार के आंशिक श्रवण से प्राप्त होता है। हाफमैन ने बोला कोलतार का आंशिक श्रवण से प्राप्त होता है। अब बर्थेलोट ने बताया एसिटिलीन गैस से संश्लेषण से प्राप्त होता है। इसका घोलक रूप में प्रयोग होता है, ऊनी कपड़ा में शुष्क धुलाई में होता है, पेट्रोल के साथ मिलाकर मोटर ईंधन के रूप में, और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी काम आता है बेंजीन का प्रयोग। फिर आता है नाइट्रोबेंजीन। हम लोग बेंजीन पढ़ लिया। बेंजीन के बाद आता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन है क्या? नाइट्रोबेंजीन मिर्बेन का तेल भी कहते हैं इसको। मिर्बेन का तेल, ऑयल ऑफ मिर्बेन भी कहा जाता है। यह एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एरोमेटिक नाइट्रो जो रहता है, एरोमेटिक नाइट्रो, यही एरोमेटिक नाइट्रो का श्रेणी का यौगिक का श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है नाइट्रोबेंजीन। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो मूलक सिंगल बॉन्ड NO2 द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। जब बेंजीन के
जो सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता है। खोज कर लिया था फैराडे ने 1825 में। वही बेंजीन, उसी बेंजीन के जो सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता है, वही बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो, यही हाइड्रोजन परमाणु को क्या करो, नाइट्रो मूलक होता है सिंगल बंधन NO2 द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है नाइट्रो बेंजीन। इसमें से क्या करो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल दो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने से बनता है नाइट्रो बेंजीन बनता है। वही बात बोल रहा है। बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो मूलक एथनाथ से NO2 से प्रवाहित करने पर प्रतिस्थापित करने पर बनता है नाइट्रो बेंजीन। इसे सर्वप्रथम मिस्टर लीच ने 1834 में प्राप्त किया था। पूछेगा नाइट्रो बेंजीन को सबसे पहले कौन प्राप्त किया, कौन खोजा था, कौन बनाया था? तो बनाया था मिस्टर लीच, 1834 पर था, 1834 में। इसका उपयोग ट्राई नाइट्रोबेन TNB, ट्राई टी से ट्राई, N से होगा नाइट्रो, B से होगा बेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोट बनाने में। हालांकि बेंजीन का भी प्रयोग होता है विस्फोट बनाने में। ग्लिसरॉल देख लें, ग्लिसरॉल इसका भी प्रयोग होता है। शान नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन TNG बनता है। TNG एक शक्तिशाली बनता है विस्फोट बनाने में, जो डायनामाइट का प्रयोग होता है। TNG का भी प्रयोग होता है डायनामाइट विस्फोट बनाने में, जो ग्लिसरॉल से बनता है। हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन का उपयोग होता है। इसका मैंने नाइट्रोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB नामक विस्फोट बनाने में प्रयोग होता है। तो क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन में? नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं, मिर्बेन का तेल, इससे मिर्बेन का तेल, इसलिए मिस्टर लीच ने 1834 में प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का क्या हटा दिया। कैसे हटा दिया? बेंजीन के एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया कैसे? नाइट्रो मूलक सिंगल बॉन्ड NO2 द्वारा हटाता है तो बनता है नाइट्रोबेंजीन। इसे सर्वप्रथम मिस्टर लीच 1834 प्राप्त किया। इसका प्रयोग होता है TNB में, ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोट निर्माण में आता है। नाइट्रोबेंजीन का भी प्रयोग और बेंजीन का भी। एनिलीन आता है, एनिलीन यह बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न है। बेंजीन का एमिनो, किसका एमिनो? बेंजीन के एमिनो का व्युत्पन्न माना जाता है। यही बेंजीन का अमीनो का व्युत्पन्न माना जाता है एनिलीन। एनिलीन क्या है? यह बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न है, एमिनो व्युत्पन्न माना जाता है। बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न माना जाता है। इसे सर्वप्रथम अंडर डार्विन ने 1826 में नील को काली चूना के साथ स्रावित करके बनाया। पूछेगा एनिलीन को कौन बनाया? सर्वप्रथम अंडर डार्विन था। अंडर डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इसको 1826 में बनाया। कैसे बनाया? 1826 में नील को कहा गया नील लाना, यही नील को काली चूना के साथ, नील को क्या किया? काली चूना के साथ प्लस नील को काली चूना के साथ श्रावित किया, मिलाया तो बन गया आपको नील खेती। काली चूना के साथ मिलाता तो एनिलीन बन जाता है। बनाया रुंग ने अलकतरा में 1834 में इसे प्राप्त किया। देखा कि अंडर डार्विन ने 1826 में नील के और काली चूना के मिलाने से बनाया, तो उसके बाद 1826 के बाद है ना 8 वर्ष बाद रुंग आता है। रुंग ने अलकतरा से बनाता है। अलकतरा में 1834 से प्राप्त किया। एनिलीन को अलकतरा से भी प्राप्त करता है। कैसे? रुंग ने प्राप्त किया। रुंग ने अलकतरा में 1834 में प्राप्त किया। फ्रिस्क ने इसे 1840 में प्राप्त किया। फ्रिस्क का जो था 1840 में प्राप्त किया। इसके 34 और 40 में फ्रिस्क आता है। फ्रिस्क ने 1840 में नील को सांद्र क्षार के घोल के साथ गर्म करके इसे बनाया। देखा कि नील और काली चूना के साथ मिलाने पर बाद में कहता है 1826 बनाया था अंडर डार्विन ने। फिर यही नील को फ्रिस्क ने क्या किया? फ्रिस्क ने 1840 में नील का सांद्र के घोल के साथ मिलाया। नील को मिलाया, सांद्र घोल के साथ मिलाया। 1840 में कौन मिलाया? फ्रिस्क। और गर्म किया तो बना गया एनिलीन दिया। एनिलीन शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली में एनिल से हुआ है एनिलीन, जिसका अर्थ होता है नील। एनिलीन नील से, इसका अर्थ होता है नील। इसका उपयोग रबड़ उद्योग में होता है। रबड़ उद्योग में भी होता है, औषधि के निर्माण में भी होता है, औषधि के निर्माण में अनेक रंजक के उत्पादन में भी होता है। क्या देखा? एनिलीन पहला देखे बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न। एनिलीन पुर्तगाली भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है नील। पुर्तगाली भाषा एनिल से बना है, एनिल से बना है, एनिल से हो गया नील। अंडर डार्विन ने इसका पता लगाया था 1826 में नील के और काली चूना के साथ मिलाने पर। यही नील को काली चूना के साथ मिलाया तो बना एनिलीन।
फिर आता है 8 बरस बाद 26 के बाद रुंग आते हैं। रुंग ने अलकतरा से प्राप्त किया एनिलीन को, जो 1834 में प्राप्त किया। फिर नील के बारे में फ्रिस का आता है। फ्रिस ने इसको 1840 में नील का शांत क्षार के साथ मिलाने पर प्राप्त किया एनिलीन। पुर्तगाली भाषा में एनिलीन से हुआ इसका नील होता है। रबड़ के उद्योग में भी काम आता है एनिलीन का। इसके रबड़ का उद्योग एनिलीनीकरण कहलाता है और उसी के निर्माण में भी होता है, रंजक के उत्पादन में भी आता है। फिनॉल, एनिलीन के बाद आता है फेनिलीन। फिनॉल को देखते हैं। फिनॉल यह बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्साइड उत्पन्न है। देखिए बेंजीन के एमिनो व्युत्पन्न कहेगा तो एनिलीन, लेकिन यही बेंजीन के मोनोहाइड्रोक्सी कहेगा व्युत्पन्न, मोनो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहेगा तो मिलेगा फिनॉल। इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनॉल को क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम 1834 में रुंगो ने कोलतार से प्राप्त किया। वही रुंगो जो एनिलीन को प्राप्त कर लिया था, रुंग ने अलकतरा से 1834 में एनिलीन भी प्राप्त कर लिया। रुंग ने अलकतरा से 1834 में एनिलीन भी प्राप्त किया और फिनॉल भी प्राप्त किया। 1834 में रुंगे ने कोलतार से, ये अलकतरा से प्राप्त किया था, ये कोलतार हो गया, कोलतार से प्राप्त किया। 1834 में रुंगे ने कोलतार से प्राप्त किया। यह बेंजीन केंद्र के हाइड्रोजन C6H5OH होता है। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH होता है। यह बेंजीन केंद्र के हाइड्रोजन, बेंजीन जो है उसका केंद्र में हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित होता है। हाइड्रोक्सिल मतलब कि OH, बेंजीन के OH C6H6 होता है। OH आता है हाइड्रोक्सिल, इसी से प्रतिस्थापित होता है बेंजीन। हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा अभी देखिए OH द्वारा प्रतिस्थापित होने से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मैंने बेंजीन फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल महत्वपूर्ण है। पिक्रिक अम्ल विस्फोटक पदार्थ है। पिक्रिक अम्ल फिनोल्फथैलीन, बैकेलाइट, सैलोल, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल आदि के निर्माण में होता है। सैलिसिलिक अम्ल के आदि के निर्माण में होता है। क्या देखे पिक्रिक अम्ल विस्फोट में फिनोल्फथैलीन, बैकेलाइट, सैलोल, एस्पिरिन भी बनता है फिनॉल से। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या कहते हैं फिनॉल एक बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। यह कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। फिनॉल के कहते हैं कार्बोलिक अम्ल, जो 1834 में रुंगे ने कोलतार से प्राप्त किया। बेंजीन के केंद्र में जो C6H5 है, हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सी मूलक OH से प्रतिस्थापित से बनता है बेंजीन 6। वही हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन होने से प्राप्त होता है। इसका मैंने फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल विस्फोटक पदार्थ बनाने में, फिनोल्फथैलीन, बैकेलाइट, सैलोल, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में के निर्माण में आता है फिनॉल का प्रयोग। वही फिनॉल जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। अब चलते हैं बेंजाल्डिहाइड। यह रंगहीन बादाम की तरह गंध वाला कार्बनिक यौगिक है। कैसा है? यह रंगहीन बादाम की गंध वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाला बनाने में रासायनिक क्रियाओं में किया जाता है। पूछेगा रंगहीन बादाम की गंध वाला कार्बनिक यौगिक है और स्वादिष्ट जो मसाला बनता है, यही स्वादिष्ट मसाला बनाने में बेंजाल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल देख रहे हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसा है? एरोमेटिक यौगिक का जब बताता बेंजीन है, लेकिन यहाँ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो बेंजोइक अम्ल का ही नाम है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल खाद्य पदार्थों को संरक्षण में किया था। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया था बेंजोइक अम्ल का प्रयोग। सैलिसिलिक अम्ल यह एक श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक अम्ल है। कैसा है? सैलिसिलिक अम्ल यह एक श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक अम्ल है। इसका उपयोग दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में होता है। दर्द निवारक निवारक दवा के बनाने में होता काम सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग। क्या तक है? बेंजाल्डिहाइड का प्रयोग रंगीन बादाम की तरह है। स्वादिष्ट मसाला बनता है। बेंजाल्डिहाइड का प्रयोग स्वादिष्ट मसाला बनाने में। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
यही बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में होता है। सैलिसिलिक अम्ल, यह सैलिसिलिक अम्ल जो है एक श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक अम्ल है। यही सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग दर्द निवारक दवाई बनाने में। नेक्स्ट, टोलुइन क्या है? इसे सर्वप्रथम टोलु बाल्सम नामक एक रेजिन के शुष्क स्राव द्वारा होता है यह प्राप्त किया जाता है। इसे टोलुइन कहेगा। इसे सर्वप्रथम टोलु बाल्सम, कौन सा बाल्सम? टोलु बाल्सम नामक एक रेजिन के जो शुष्क यही शुष्क स्राव द्वारा प्राप्त होता है। पूछेगा टोलुइन प्राप्ति कैसे होता है? टोलुइन का प्राप्ति टोलु बाल्सम होता है। टोलु बाल्सम नामक रेजिन से होता है। टोलु बाल्सम रेजिन इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया। टोलु बाल्सम से बना इसलिए इसका नाम टोलुइन रखा गया। टोलुइन। इसका व्यापारिक नाम टोलु ऑल है। व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम टोलु ऑल है। व्यापारिक नाम टोलु ऑल है। व्यापारिक नाम टोलु ऑल है। पूछेगा टोलुइन का व्यापारिक नाम टोलु ऑल है। इसका उपयोग टोलुइन का प्रयोग टीएनटी विस्फोटक बनाने में, घोल के रूप में, शुष्क धुलाई में सैकरिन और क्लोरोमीन टी नामक दवाई के निर्माण में होता है। पेट्रोल बेंजीन के साथ प्रतिहिमित भूत के रूप में होता है। पेट्रोल बेंजीन के साथ मिलाने पर इसका है ना ईंधन के रूप में होता है। क्या कहते हैं? टोलुइन का प्रयोग टोलु बाल्सम से प्राप्त होता है। व्यापारिक नाम टोलु ऑल है। इसलिए इसका प्रयोग टीएनटी विस्फोटक बनाने में होता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन बनाने में आता है। घोल के रूप में होता है। शुष्क धुलाई, हल्का फुल्का धुलाई करना है, टोलुइन का प्रयोग करते हैं। सैकरिन बनाने में, क्लोरोमीन टी बनाने में, पेट्रोल और बेंजीन के साथ गर्म करके इसका ईंधन के रूप में होता है। चलते हैं सैकरिन के बारे में। वही सैकरिन बनता है, टोलुइन से बनता है सैकरिन। वही सैकरिन देखते हैं। सैकरिन, टोलुइन, ये टोलुइन है, ये टोलुइन है, टोलुइन। सैकरिन टोलुइन C6H5CH3 के ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला ऑर्थोसल्फाइड बेंजामाइड C6H4SO2CONH चीनी से 150 गुना मीठा होता है। सैकरिन क्या? सैकरिन टोलुइन के सूत्र होता है C6H5CH3। यही टोलुइन के ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला पदार्थ ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड C6H4SO2CONH चीनी से 550 गुना मीठा है। कहने का मतलब हुआ सैकरिन जो है टोलुइन का ऑक्सीकरण होता है। यही टोलुइन का ऑक्सीकरण से बनता है। क्या बनता है? टोलुइन का ऑक्सीकरण से बनता है ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड बनता है। यही ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड बनता है। यही ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड जो है चीनी को कहा जाता है सैकरिन। यही सैकरिन जो है चीनी से 550 गुना मीठा होता है। चीनी से 550 गुना मीठा होता है, जिसका प्रयोग शरबत में, जैसे चीनी का सैकरिन का प्रयोग सोनी के चीनी से 550 गुना मीठा है सैकरिन, 5-5.5 गुना। शरबत में प्रयोग होता है। मधुमेह जो उसको कहता है डायबिटीज के रोगियों के लिए चीनी की जगह दिया जाता है। जिसका मधुमेह रोग होता है उसको अंग्रेजी बोलते हैं डायबिटीज, उसको पिलाने में काम करता है। चीनी न देकर के सैकरिन दिया जाता है ताकि मीठा लग सके। इसका भोजमान कुछ भी नहीं होता, है सैकरिन का। इस चलते इसका रोगियों के इलाज में दिया जाता है। नेफ्थलीन यह एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। क्या है? नेफ्थलीन जो है यह एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है नेफ्थलीन, जिसकी गोलियां कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में उपयोगी होता है। जब नेफ्थलीन का जो गोली बनता है कीड़ों कपड़ा में रख दिया जाता है। कपड़ा में जो कीड़ा मकोड़ा लगता है नहीं लग पाता है। कपड़ों से दूर रखने में क्या जाता है ना, कीड़ा को कपड़ा से दूर रखने में नेफ्थलीन का गोली रहता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? नाम से पता चलता है कार्बोहाइड्रेट यह वनस्पति में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट वनस्पति में मिलता है, जिसके कारण मानव जैव जंतु खा करके मजबूत रहता है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जल्दी आ जाता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, डाई के बाद आता है ट्राइसैकराइड, डाई में डबल
और ट्राई माने ट्रिपल सैकराइड, ऑलिगो ऑलिगो सैकराइड आती है, मोनोसैकराइड मोनो मोनो, डाई डाई डाई, मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, तो एक दो तीन, ऑलिगो माने बहुत सारा, ऑलिगो सैकराइड आता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही एग्जाम्पल है। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत ऊर्जा देता है, ठीक ना, देरी न करता है। ग्लूकोज शर्करा स्टार्च आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख उदाहरण है। पूछे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल बताओ। ग्लूकोज भी है, शर्करा भी है, और शर्करा स्टार्च एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के। क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के? वनस्पति से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है, जैसे मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, डाई सैकराइड कार्बोहाइड्रेट, ट्राई ऑलिगोसैकराइड। ये तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हो गया। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। शर्करा स्टार्च। नायलॉन क्या है? नायलॉन यह एक पॉलीएमाइड रेशा, कैसा? पॉलीएमाइड रेशा है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड रेशा है नायलॉन। यह एडिपिक अम्ल का संघनन हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन के साथ गर्म करने पर नायलॉन प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, नायलॉन तो ये पॉलीएमाइड रेशा है, नायलॉन जानते हैं। लेकिन नायलॉन प्राप्त कैसे होता है? एडिपिक अम्ल है, तो है कौन सा अम्ल है? एडिपिक अम्ल। इसी अम्ल का संघनन होता है हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन। हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन के साथ संघनन होता है, तब जाकर हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन के साथ मिलता है, तब जाकर नायलॉन प्राप्त होता है। इसका उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल बनता है। नायलॉन का प्रयोग मछली पकड़ने वाला जाल बनता है, रसिया आदि बनाने में होता है। प्राकृतिक रेशे से भिन्न है यह कवक। प्राकृतिक रेशे से भिन्न यह कवक बैक्टीरिया एवं कीड़ों का प्रतिरोधी है। नायलॉन जो है प्राकृतिक जो रेशा है उससे अलग है, वही का प्राकृतिक रेशे से भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो नायलॉन जो है कवक बैक्टीरिया अब कीड़ों का प्रतिरोधी है, यानी कि नायलॉन पर कवक नहीं लगता है, बैक्टीरिया भी नहीं लगता है, कवक जीवाणु नहीं लगता है, अब कीड़ा भी नहीं लगता है। इसलिए प्राकृतिक रेशे से भिन्न माना जाता है नायलॉन को। यह बहुत कम जल अवशोषित करता है, जल को भी कम अवशोषित करता है, जिससे इसके भींगे कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। नायलॉन का जो कपड़ा रहता है आसानी से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि यह जल को अवशोषित कम करता है। क्या कहते हैं नायलॉन का? नायलॉन जो है पॉलीएमाइड रेशा है। बनता कैसा है? एडिपिक अम्ल का संघनन कराते हैं हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन के साथ। हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है नायलॉन। नायलॉन का प्रयोग मछली पकड़ने वाले जाल भी बनता है, रस्सी भी बनता है, रस्सी है। प्राकृतिक रेशे से अलग है। क्यों? क्योंकि नायलॉन पर न कवक लगता है, कवक बैक्टीरिया कीड़ा का प्रतिरोधी है, नहीं लगता है। इसलिए कम जल अवशोषित भी करता है। अब भींगे कपड़े आसानी से सूख भी जाता है। थाइकॉल क्या है? दूसरा कृत्रिम रबर माना जाता है। दूसरा कृत्रिम रबर थाइकॉल कहते हैं। थाई में जांग होता है, कॉल में कॉल है ना। थाइकॉल दूसरा कृत्रिम रबर माना जाता है। कोई दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरो इथेन को पॉलीसल्फाइड प्रतिक्रिया से बना जाता है। थाइकॉल क्या है? थाइकॉल दूसरा कृत्रिम रबर है। यही थाइकॉल को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो पहले डाइक्लोरो इथेन लान दिए, फिर पॉलीसल्फाइड लान दिए। यही डाइक्लोरो इथेन को पॉलीसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो बन जाता है थाइकॉल बनाया जाता है। थाइकॉल का उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनता है। खनिज वाला तो तेल मिलता है, खनिज से तेल निकलता है, वही तेल ले जाने वाला पाइप जो बनता है थाइकॉल कहलाता है। विलायक जमा करने वाला टैंक बनाने में, विलायक जो चीज़ घुलाने वाला चीज़ रहता है उसी जमा करने वाला टैंक, विलायक जमा करने वाला टैंक बना जाता है थाइकॉल से बनाने में किया जाता है। थाइकॉल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ थाइकॉल का प्रयोग रबर को ऑक्सीजन से मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिला देते हैं। यही थाइकॉल को किससे मिलाते हैं? रबर को ऑक्सीजन के, थाइकॉल रबर है, थाइकॉल खाने थाइकॉल रबर है। यही थाइकॉल रबर को ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। मिला करके थाइकॉल रबर को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो रॉकेट के इंजन में प्रयोग करते हैं, ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? थाइकॉल दूसरा कृत्रिम रबर है। डाइक्लोरो इथेन को पॉलीसल्फाइड के साथ मिलाते हैं तो बनता है थाइकॉल का प्रयोग होता है। थाइकॉल का प्रयोग खनिज तेल ले जाने वाला पाइप बनता है, विलायक जमा करने वाला टैंक बनता है। थाइकॉल रबर है,
इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं और रॉकेट के इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। थाइकोल के साथ आता है बाइकेलाइट। ये बाइकेलाइट क्या है? यह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में गर्म करने पर होता है। जब फिनॉल को क्या करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को गर्म करते हैं। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को गर्म करते हैं। कब गर्म करेंगे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा उसी को उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड लान दिया तो लान दिया, क्या लाना? फिनॉल भी लाने, फॉर्मेल्डिहाइड भी लाने, दोनों को लान करके फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को रहना चाहिए, इसको इसी के साथ गर्म करते हैं तो बनता है बाइकेलाइट। बाइकेलाइट का उपयोग होता है रेडियो, टेलीविजन आदि के केस बाल्टी बनाने में किया जाता है। पूछेगा बाइकेलाइट का प्रयोग, इसका उपयोग होता है रेडियो, टेलीविजन, रेडियो या टेलीविजन आदि का जो केस होता है, केस या बाल्टी बनाने में बाइकेलाइट का प्रयोग करते हैं, बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं पॉलीथीन का यह एक थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक माना जाता है। पॉलीथीन को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक, जो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। पूछे पॉलीथीन को क्या कहते हैं? पॉलीथीन को थर्मोप्लास्टिक भी कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक। एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। एथिलीन के जब बहुलीकरण होता है, यही एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, एथिलीन से के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का उपयोग होता है पाइप तार के ऊपर आवरण, इसका उपयोग पाइप बनाने में भी होता है, पॉलीथीन का। कोई चीज़ का पाइप होता है पॉलीथीन का। जो तार के जो ऊपर आवरण रहता है कवर, उसका भी पॉलीथीन का। पैकिंग थैलियाँ भी बनता है, बनाने में किया जाता है। क्या कहते हैं? पॉलीथीन को हम लोग थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक है ना। एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन का उपयोग होता है पाइप बनाने में, पाइप तार के ऊपर आवरण बनाने में, पैकिंग थैलियाँ बनाने में किया जाता है। रैक्सिन क्या है? रैक्सिन यह एक कृत्रिम चमड़ा है। कैसा है? कृत्रिम चमड़ा है रैक्सिन क्या है? कृत्रिम चमड़ा है, प्राकृतिक नहीं, बिल्कुल कृत्रिम बनाया हुआ चमड़ा है रैक्सिन। इसका निर्माण सेलुलोज नामक वनस्पति से प्राप्त होता है। सेलुलोज नाम के वनस्पति है, पेड़ है, यही सेलुलोज नामक वनस्पति से मिलता है रैक्सिन। यही सेलुलोज से मिलता है, सेलुलोज नाम के वनस्पति, इसी से बनता है रैक्सिन जो कृत्रिम चमड़ा है। अच्छे रैक्सिन जो रहता है, अच्छा रैक्सिन बनाना है तो मोटे कैनवास पर, किस पर? मोटे कैनवास पर पायरोक्सिलिन का लेप देकर बनाया जाता है। पूछेगा अच्छा रैक्सिन बनाना है तो कैसे बनेगा? अच्छा रैक्सिन बनाने के लिए मोटे कैनवास पर, जब मोटा कैनवास रहता है, यही मोटे कैनवास पर, मान लीजिए ये कैनवास है, ये मोटा है, इसी पर पायरोक्सिलिन का लेप चढ़ाता है। इस पर किसका लेप है? मान लेते हैं इसी का पायरोक्सिलिन का लेप चढ़ा दिया। ये किस पर? मोटे कैनवास है, क्या है ये मोटा कैनवास है। क्या है? मोटा कैनवास है। इसी कैनवास पर पायरोक्सिलिन का लेप देकर बनाया जाता है, पायरोक्सिलिन का लेप है ये। तो रैक्सिन क्या देखें? कृत्रिम चमड़ा है, सेलुलोज नामक वनस्पति से मिलता है। अच्छा रैक्सिन जो रहता है मोटे कैनवास, यही मोटा कैनवास है, इसी पर पायरोक्सिलिन का लेप देकर बनाता है, पायरोक्सिलिन का लेप है ये। अच्छा रैक्सिन बनाना होगा तब। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन C2F4 बनता है, जिसके बहुत से अणु बहुलीकृत होकर के टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु, किसके 4 हाइड्रोजन परमाणु? एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु को क्या करो? फ्लोरीन द्वारा, किसके द्वारा? फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन हटा देना है, करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन मिलता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। यही टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है जिसके बहुत से अणु जिसके किसके? टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुत से अणु बहुलीकृत हो जाते हैं। क्यों बहुलीकृत हो जाते हैं? यही बहुलीकृत होकर के टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। हम पास सकते हैं टेफ्लॉन कैसे बनता है? एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन होता है, किसके द्वारा? तो फ्लोरीन द्वारा विस्थापन होता है। एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है, किसके द्वारा? फ्लोरीन द्वारा। यही फ्लोरीन द्वारा विस्थापन होता है जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। फ्लोरीन द्वारा क्या होता है? एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु का फ्लोरीन द्वारा विस्थापन होता है जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, C2F4 बनता है, C2F4।
इसके अणु टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो अणु है बहुलकीकृत हो जाते हैं, होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। क्या बनता है? टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक। यह अदहनशील पदार्थ है। टेफ्लॉन क्या है? जलता नहीं है, अदहनशील है। इस पर शांत अम्लों एवं क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने मतलब शांत अम्ल रहे या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन पर न क्षार का प्रभाव पड़ता है न अम्ल का। यह एक अनंत उपयोगी प्लास्टिक है। क्या है? उपयोगी प्लास्टिक है। यह अदहनशील है और उपयोगी प्लास्टिक है। इसका उपयोग अनेक उपकरण यंत्र के निर्माण में होता है। क्या कहता है टेफ्लॉन? टेफ्लॉन एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है। किसके द्वारा? तो फ्लोरीन द्वारा। तो क्या बनता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यही टेट्राफ्लोरोएथिलीन C2H4 बनता है, F4, जो बहुलकीकृत होकर के टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक बनता है। अदहनशील पदार्थ है टेफ्लॉन। सांद्र अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेफ्लॉन पर। यह उपयोगी प्लास्टिक है जो उपकरण में यंत्र में काम आता है। टेफ्लॉन उपयोगी प्लास्टिक है। बैकलाइट अभी देखा, बैकलाइट का प्रयोग होता है रेडियो, टेलीविजन आदि के केस और बाल्टी के निर्माण में। तो टेफ्लॉन हो गया। टेफ्लॉन के बाद देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। पी से पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड। यही विनाइल क्लोराइड का जो बहुलीकरण होता है, यही बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग, इसका पॉलीविनाइल PVC का उपयोग पतली चादर बनाने में, फिल्म बनाने में, बरसाती हवा या पानी से फूलने वाले खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। पूछेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? यह विनाइल पॉली काट दो, विनाइल क्लोराइड, वही विनाइल क्लोराइड बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसके उपयोग पतली चादर बनाने में, फिल्म, बरसाती हवा या पानी, जो भी फूलने वाला खिलौना होता है, चाहे वो हवा से फूलने खिलौने या पानी से फूलने वाले खिलौने, सब बनता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से। नियोप्रीन क्या है? यह एक संश्लिष्ट रबड़ है। कैसा है? संश्लिष्ट रबड़ है नियोप्रीन। यह 2-क्लोरोबिटाडाइन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है नियोप्रीन? तो 2-क्लोरोबिटाडाइन के जो बहुलीकरण है, इसी से प्राप्त होता है नियोप्रीन। यह प्राकृतिक रबड़ की तरह यह जल्दी से जलता नहीं है। नियोप्रीन कैसे? प्राकृतिक रबड़ है, जल्दी नहीं जलता, उसी तरह से जल्दी नहीं जलता है। नियोप्रीन भी जल्दी नहीं जलता है प्राकृतिक रबड़ की तरह। इसका मतलब है प्राकृतिक रबड़ भी जल्दी नहीं जलता है। वही चलते का प्राकृतिक रबड़ की तरह यह जल्दी से जलता नहीं है। इस पर नियोप्रीन पर तेल और विलायकों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है। नियोप्रीन पर बोल रहा है तेल और विलायक जो है, इसके तेल और विलायक का प्रभाव कम पड़ता है नियोप्रीन पर। यह उच्च ताप पर, बहुत ज़्यादा ताप रहेगा, उच्च ताप पर अस्थायी होता है। उच्च ताप पर अस्थायी होता है। इसका उपयोग बहुत विद्युत केबल में, नियोप्रीन का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत केबल में विद्युत अवरोधक पदार्थ के रूप में होता है। विद्युत केबल में विद्युत अवरोध उत्पन्न करने में किया जाता है नियोप्रीन का प्रयोग। क्या कहता है नियोप्रीन? यह एक संश्लिष्ट रबड़ है, 2-क्लोरोबिटाडाइन है के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़ जितना जलता नहीं है, उतना ही नियोप्रीन पर जल्दी से जलता नहीं है। तेल और विलायक का प्रभाव कम पड़ता है। नियोप्रीन को तेल डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न इसको जल्दी मिला सकते हैं न घुला सकते हैं। इसलिए उच्च ताप पर भी अस्थायी होता है। क्यों? कि जल्दी जलता नहीं है, न जल्दी जलता है, न तेल का प्रभाव पड़ता है, न विलायक पर न घुलता है। इसलिए उच्च ताप पर अस्थायी होता है। अस्थायी है तो इसलिए विद्युत केबल में विद्युत अवरोध पदार्थ करने में, अवरोध में का ऊपर कवर बनाने में नियोप्रीन का उपयोग करते हैं। आश्रु गैस, टीयर गैस, आश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ के तितर बितर करने के लिए किया जाता है। जहाँ बहुत भीड़ होता है, उसको भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इस गैस के मानव नेत्र के संपर्क में आने से आँख में जलन पैदा होता है। जब ही आँख में आएगा तो आँख में जलन पैदा होने लगता है आश्रु गैस से, जिसके कारण भीड़ में लोग भागने लगते हैं और भीड़ खाली हो जाता है। एवं आंसू टपकने लगते हैं। एल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस है। आंसू गैस के एग्जाम्पल बताओ। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल, एक्रोलिन, अल्फा क्लोरो, ये अल्फा क्लोरो है। एसिटोफिनॉल अश्रु गैस है। एक और है एक्रोलिन भी अश्रु गैस है आदि। इस ग्रीनस में भरकर प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ में भरकर प्रयोग करते हैं? ग्रीनस में।
भर कर प्रयोग किया जाता है। ग्रीनस है, कोई टंकी होगा, इसी में भर कर प्रयोग करते हैं आसुर गैस का। क्या कहता है आसुर गैस? ये भीड़ को हटाने में काम आता है। आसुर गैस का एग्जाम्पल है अल्फा क्लोरो, या सीटोफिनोन है, एक्रोलिन भी आसुर गैस है। किस चीज़ में भर के प्रयोग करते हैं? ग्रीनस में भर के प्रयोग करते हैं आसुर गैस। ग्रीनस। मस्टर्ड गैस क्या है? मस्टर्ड में सरसों होता है। मस्टर्ड गैस यह एक विषैली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, इसलिए विषैली गैस है। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। जब हम एथिलीन को हम लोग क्या करते हैं किससे? एथिलीन है और प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड, एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड, एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से प्रतिक्रिया कराता है दोनों के, तो बनता है मस्टर्ड गैस। इसमें सरसों तेल की तरह झांस होती है, इसलिए सरसों का नाम है मस्टर्ड ऑयल। सरसों तेल की तरह झांस होती है, जिस कारण इसका नाम पड़ा मस्टर्ड गैस। इसकी वाष्प त्वचा पर फफोला पैदा करता है। जब मस्टर्ड गैस का वाष्प त्वचा पर पड़ेगा, वाष्प त्वचा पर तो फफोला पैदा करती है तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करता है, इसलिए विषैला गैस है। इसकी वाष्प रबड़ को भी पार कर देता है। सोच लीजिए, मस्टर्ड गैस का जो वाष्प होता है, रबड़ जो होता है, रबड़ को भी पार करके बाहर निकल जाता है। मस्टर्ड गैस क्या कहते हैं? विषैला गैस है। प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से कराते हैं तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। सरसों तेल जैसा झांस देता है, स्मेल देता है, गंध देता है, इसलिए इसका नाम मस्टर्ड गैस पड़ गया। इसका मस्टर्ड गैस का जो वाष्प है त्वचा पर फफोला पैदा करता है, फफोला इसे कर देता है, जिस कारण फफोड़े को अत्यधिक प्रभावित करता है, फेफड़ा को भी प्रभावित करता है, अत्यधिक प्रभावित करता है। इस कारण वाष्प रबड़ को पार कर देता है। मस्टर्ड गैस का जो वाष्प होता है वो रबड़ को भी पार करके बाहर निकल जाता है, रबड़ को भी। ल्यूसाइड क्या है? ल्यूसाइड मस्टर्ड गैस की तरह यह भी एक अत्यंत जहरीला गैस है। कैसे यह मस्टर्ड गैस जहरीला गैस है, उसी तरह से ल्यूसाइड भी जहरीला गैस है, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध चला था उसमें प्रयोग किया गया था, जबकि मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था प्रयोग। ल्यूसाइड का प्रयोग जहरीला गैस है, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था प्रयोग हथियार के रूप में। एसिटिलीन की प्रतिक्रिया जब आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड AsCl3, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है AsCl3 से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम को होता है Al, क्लोराइड को होता है Cl3, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में कहा जाती है तो ल्यूसाइड नामक एक विषैली गैस बनती है। कहने मतलब एसिटिलीन की प्रतिक्रिया किसे कराते हैं? तो एसिटिलीन की प्रतिक्रिया हम लोग आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से कराते हैं। यही आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड। एसिटिलीन की प्रतिक्रिया आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से कराते हैं, लेकिन कब कराते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं, तो बनता है ल्यूसाइड विषैली गैस। क्या कहता है? ल्यूसाइड गैस जहरीली गैस है, मस्टर्ड गैस की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। ये बनता है एसिटिलीन गैस की प्रक्रिया, एसिड गैस जो कृत्रिम रूप से फल पकता है उसका प्रयोग आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड दोनों को मिलाते हैं। कब मिलाएंगे? जब एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा तब मिलाते हैं, तो बनता है ल्यूसाइड नाम के विषैला गैस। क्लोरोपिक्रीन क्या है? यह भी एक विषैला गैस है ना, जिसका प्रयोग युद्ध काल में किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन का भी प्रयोग विषैला गैस होने के कारण युद्ध काल में प्रयोग करते हैं। क्लोरोफार्म की प्रतिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। क्लोरोफार्म हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हैं। यही क्लोरोफार्म को किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हैं। क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल दोनों मिलाते हैं, तब जाकर बनता है क्लोरोपिक्रीन। क्या कहता है? क्लोरोपिक्रीन विषैली गैस है, युद्ध काल में प्रयोग होता है। क्लोरोफार्म और नाइट्रिक अम्ल दोनों मिलाते हैं तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। चलते मिथाइल आइसोसाइनेट, एम से मिथाइल, आई से आइसो, सी से साइनेट, MIC बोलते हैं, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। यह भी एक विषैला गैस है जो भोपाल में कीटनाशक दवा बनने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने से इसी गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण दुर्घटना घटा, जिससे काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। 1884 में घटना घटल था। पूछे मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? भोपाल में घटना घटल था, कीटनाशक दवा बनता था जो विषैला गैस है। कैसा विषैला गैस है? भोपाल में कीटनाशक दवा बनने वाली कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड।
यही इंडियन कार्बाइड फटने से, कारखाना के फटने से MIC का निर्देशा हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए थे 1884 में। कहाँ? भोपाल में घटना घटा 1884 में। मार्स गैस का है मार्स, ये मस्टर्ड गैस होता है ना, विषैला गैस है। रासायनिक हथियार में प्रथम विद्युत प्रयोग किया गया था। सरसों की तरह तेल की तरह गंध देता है मस्टर्ड गैस। यह है मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये पीछे पड़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन क्या है? एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है। मीथेन से मीथेन मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, जो सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है और सड़ने गलने से भी प्राप्त होता है। वही मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन का ऐसा नामकरण इसके दलदली जगहों में पाए जाने के कारण हुआ। मीथेन का मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दलदली मीथेन दलदली जगहों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मार्स गैस पड़ा। यह तालाब के रुके हुए जो जल होता है और दलदली स्थानों पर बुलबुला के रूप में जो निकलता है, तालाब के रुके हुए जल और दलदली स्थान पर जहाँ बुलबुला के रूप में निकलता है मीथेन गैस रहता है, यह मार्स गैस कहते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं, इसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। दलदली स्थानों पर नीचे दबी हुई वनस्पति का दब जाता है और जैव पदार्थ के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होता है और उसी वनस्पति जब सड़ गल जाता है उसमें जैव पदार्थ लग जाता है और जैव पदार्थ करने के बाद जीवाणु विच्छेदन करने लगता है, सड़ाने करने लगता है, जिस कारण मार्स गैस या मीथेन गैस पैदा होता है, उत्पत्ति होती है। क्लैथरेट यह समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन है। क्लैथरेट क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। कहाँ मिलता है? समुद्र जाइएगा ना, वहाँ तलहटी भाग में मिलेगा। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में मिलता है। समुद्र है वहीं तलहटी में मिलेगा भारी मात्रा में। जमा ईंधन है जो मूल रूप से पानी के अणुओं ने फांसी मीथेन गैस है। कैसे मिलता है? समुद्र के तलहटी में जाइएगा तो भारी मात्रा में जमा ईंधन मिलेगा। यही ईंधन जो मूल रूप से देखा जाए पानी के जो अणु रहता है वही पानी के अणु में फंसा रहता है मीथेन गैस फंसा रहता है समुद्र में। सैकड़ों वर्ष पहले जैविक प्रक्रिया से क्लैथरेट का निर्माण हुआ था। कितना वर्ष पहले? आज से 100 वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जैविक प्रक्रिया से क्लैथरेट का निर्माण होता है। पूछेगा क्लैथरेट का निर्माण कैसे होता है? सैकड़ों वर्ष पहले जैविक प्रक्रिया से निर्माण होता है। सैकड़ों वर्ष पहले जैविक प्रक्रिया से क्लैथरेट का निर्माण हुआ है। इसका उपयोग क्लैथरेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रूप में होता है। पूछा क्लैथरेट का प्रयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है। क्यों होता है? प्रशीतक रूप में होता है। वातानुकूलित AC में भी होता है। ठंडक प्रशीतक में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी होता है। ऑप्टिकल उद्योग में भी होता है। फार्मेसी उद्योग में भी होता है। व्यापक रूप से होता है। पूछा क्लैथरेट क्या है? क्लैथरेट पहला बात समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा मिलता है। जो ईंधन है वही है क्लैथरेट। मूल रूप से पानी के जो अणु है वही पानी के अणु, समुद्र में जो पानी रहता है पानी के अणुओं के फंसा हुआ मीथेन रहता है, जो सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा जैविक प्रक्रिया से क्लैथरेट का निर्माण हुआ। इसका प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में होता है। क्यों? प्रशीतक ठंडक उत्पन्न करने में। वातानुकूलित AC में भी होता है ठंडा उत्पन्न करने में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी होता है। ऑप्टिकल उद्योग, फार्मेसी उद्योग में भी होता है। गोबर गैस क्या है? गोबर गैस जब गीला गोबर रहता है उसको सड़ने से ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है। सोचिए क्लैथरेट का निर्माण समुद्र के तलहटी में रहता है, भारी मात्रा में मिलता है जमा ईंधन जो पानी के अणुओं में फंसा रहता है मीथेन, वही है क्लैथरेट। लेकिन बोल रहा है गोबर गैस, गीला गोबर रहेगा वो सड़ेगा, जाहिर बात गीला गोबर सड़बे करेगा, उसमें ज्वलनशील मीथेन गैस बनता है। गीला गोबर जब सड़ेगा तो मीथेन गैस बनता है। पेड़ पौधा के सड़ने से मीथेन गैस बनता है, जो वायु के उपस्थिति में सुगमता से जलती है मीथेन गैस। और गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस होती है। गोबर गैस संयंत्र में गोबर से गैस बनाने के पश्चात शेष बचे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया था। जो कह रहा है गोबर गैस संयंत्र में गोबर से गैस बन जाता है, गैस का प्रयोग मीथेन गैस होता है। हम लोग खाना बना लेते हैं, जो चीज़ गोबर के बाद जो शेष पदार्थ बच गया उसका उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में करते हैं, खेत में डालते हैं, जिसके कारण खेत का उपजाऊ बढ़ता है। कार्बनिक खाद अब चलते हैं हम लोग द्रवीभूत प्राकृतिक गैस LPG। द्रवीभूत प्राकृतिक गैस, ठीक ना, नाम है LNG। L से हो गया लिक्विड द्रवीभूत, N से हो गया नेचुरल मैंने प्राकृतिक, और G से हो गया गैस LNG। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG की तरह यह प्राकृतिक गैसों का द्रवित रूप है। जैसे LPG गैस कैसे है द्रव रूप में, उसी तरह से
यह भी प्राकृतिक गैस का द्रवित रूप है। LNG और LPG, LLGG, बीच में N की जगह पर P है। दोनों एक ही तरह से है। जैसे LPG द्रव है उसी तरह से LNG भी प्राकृतिक गैस माना जाता है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। अब चलते हैं LSD। इसका पूरा नाम L से हो गया लाइसर्जिक अम्ल, S से हो गया आपको L से हो गया लाइसर्जिक अम्ल, डाइथाइलेमाइड है। पूछेगा LSD का पूरा नाम L से लाइसर्जिक, L से हो गया लाई, समझे, S से हो गया सर्जिक, लाइसर्जिक अम्ल, L से हो गया लाई, S से हो गया सर्जिक, लाइसर्जिक अम्ल, और D से हो गया डाइथाइलेमाइड। यह एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। कैसा? भ्रम उत्पन्न करने वाला दवा है। आदमी को LSD नाम का दवा पिला देगा, आदमी भ्रम उत्पन्न करने वाला दवा हो जाता है। एम्पिरिन क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है। एस्पिरिन का किसको कहते हैं? एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को बोला जाता है एस्पिरिन। यह एक जवारनाशी तथा पीड़ानाशी दवा है। जवारनाशी है मतलब बुखार को भगा देता है, और पीड़ानाशी मतलब कि पीड़ानाशी दवा है। जवारनाशी और पीड़ानाशी दवा माना जाता है एस्पिरिन को। एस्पिरिन क्या है? जवारनाशी पीड़ानाशी दवा है। पैराल्डिहाइड का निर्जल एसिटल्डिहाइड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करने से पैराल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब निर्जल एसिटल्डिहाइड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके गर्म करने पर, यही निर्जल एसिटल्डिहाइड में क्या डालते हैं? एसिटल्डिहाइड में क्या डालते हैं? तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। इसमें शांत सल्फ्यूरिक H2SO4 डालते हैं तो बनता है पैराल्डिहाइड। इसका उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। पैराल्डिहाइड का प्रयोग पैर मैंने पर जाना, सूझ जाना, तो नींद को कहते हैं सूझ जाना। नींद लाने वाली दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यूरोट्रोपिन, जिसका रासायनिक नाम हेक्सामिथिलिन टेट्राएमीन है। पूछा यूरोट्रोपिन का पूरा नाम? यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम हेक्सामिथिलिन टेट्राएमीन है। हेक्सामिथिलिन टेट्राएमीन है यूरोट्रोपिन का पूरा नाम, रासायनिक नाम। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया, यही पैराल्डिहाइड है। यह है फॉर्मेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। दोनों को क्या करते हैं? हम लोग दोनों का प्रतिक्रिया कराते हैं। किसको? फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया दोनों को प्रतिक्रिया कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया दोनों को प्रतिक्रिया कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन जिसका उपयोग मूत्र रोग की दवा बनाने में होता है। मूत्र रोग का जो दवा होता है यूरोट्रोपिन का होता है। क्लोरेटोन क्या है? क्लोरेटोन कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ संग्रहित होकर क्लोरोटोन नामक प्रयोग बनता है। जब पोटेशियम कास्टिक सोडा को हम लोग एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराते हैं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म को कास्टिक सोडा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, क्लोरोटोन प्राप्त होता है। क्लोरोटोन का उपयोग इसका उपयोग पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा बनाने में होता है। जब पहाड़ी यात्रा लोग करते हैं या समुद्री यात्रा के चक्कर लगाते हैं, उसमें चक्कर आने लगता है, वही चक्कर को रोकने के लिए दवाई बनाया जाता है, क्लोरेटोन का प्रयोग। गैमेक्सिन क्या है? गैमेक्सिन जिसका रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, जिसको कहते हैं बी से एच से हो गया हेक्सा, सी से हो गया क्लोराइड, BHC। गैमेक्सिन को कहा जाता है BHC। बी से हो गया बेंजीन, ए से हो गया हेक्सा, सी से हो गया क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC को कहा जाता है गैमेक्सिन। यह एक प्रबल कीटाणुनाशक है। गैमेक्सिन भी क्या है? एक प्रकार का कीटाणुनाशक है। क्लोरल क्या है? क्लोरल एक तैलीय व रंगीन द्रव है, रंगहीन है। तैल जो क्लोरल तेल की तरह चिपचिपा लगता है और रंगहीन द्रव है। तैलीय रंगीन द्रव है, रंगहीन है, कोई रंग का नहीं है। इसे क्लोरीन पर एसिटाल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। जब यही क्लोरीन रहेगा है ना, यही क्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं?
इसका प्रतिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन की प्रतिक्रिया एसिटिल्डिहाइड से कराते हैं, क्लोरीन की प्रतिक्रिया एसिटल्डिहाइड से कराते हैं, दोनों की प्रतिक्रिया कराते हैं तो बनता है क्लोरल। इसका रासायनिक नाम ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है। पूछे क्लोरो का पूरा नाम, रासायनिक नाम ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है। इसका मुख्य उपयोग डीडीटी बनाने में किया जाता है। तो क्लोरल क्या कहता है, क्लोरीन एसिटल्डिहाइड दोनों मिलता है तो बनता है क्लोरल। रासायनिक नाम पूछेगा, क्लोरो का रासायनिक नाम ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है। इसका उपयोग, क्लोरो का उपयोग डीडीटी बनाने में किया जाता है। डीडीटी बनाने में किसका प्रयोग करता है, वही डीडीटी पड़ता है। डीडीटी जब क्लोरो से बनता है डीडीटी, ये डीडीटी का पूरा नाम डी से हो गया डाइक्लोरो, यही डी से हो गया डाइफिनाइल, और टी से हो गया ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाई डी से हो गया डाइफिनाइल, टी से हो गया ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डी से डाइफिनाइल, टी से ट्राइक्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी का एक प्रमुख कीटाणुनाशक, जब क्लोरो ही कीटाणुनाशक है तो डीडीटी भी एक प्रमुख कीटाणुनाशक ही है। इसे क्लोरल से बनाया जाता है। डीडीटी का प्रयोग बनता है, क्लोरल से बनता है डीडीटी। डीडीटी मृदा का नुकसान करता है, मृदा को भी नुकसान करता है। कीटाणुनाशक भी है, मृदा को नुकसान भी करता है। डीडीटी की खोज यहाँ लिखल है, जौहर मैन है मूल का निकल, जौहर मैन चेहर मैन जो भी होगा देख लीजिएगा। चलते हैं, तीसरा बुक है कार्बनिक रसायन के बारे में देखते हैं हम लोग। अब कार्बनिक रसायन पीछे जितना भी पढ़ा अकार्बनिक चीज में पढ़ा है, जितना धातु है धातु से अकार्बनिक चीज था। अब कार्बनिक रसायन को देखते हैं। आंग्ल भाषा का शब्द है, कौन सा भाषा, कार्बनिक रसायन किस भाषा का है, आंग्ल भाषा में कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, लेकिन आंग्ल भाषा में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ जैव से होता है। किससे होता है, जैव से। यह ऑर्गेनिक शब्द का संबंध किससे, जैव से है। शुरू में जीवित प्राणियों से प्राप्त रासायनिक यौगिक ऑर्गेनिक पदार्थ कहे जाते थे। ऐसा शुरू बोला गया है ना। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन जब प्राप्त होगा, शुरू में बोला गया था, शुरू में जीवित प्राणी से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए ऑर्गेनिक पदार्थ कहा जाता था। ऑर्गेनिक जीवित प्राणी है, उसी से रासायनिक यौगिक ऑर्गेनिक पदार्थ प्राप्त होगा, इसी को ऑर्गेनिक पदार्थ कहे जाते थे। कार्बनिक रसायन शास्त्र के उस विभाग को कहते हैं, कार्बनिक रसायन उस विभाग को कहते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र के उस विभाग को कहते हैं जिसमें हम कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिक का जो भी अध्ययन करते हैं, जिस रसायन शास्त्र में कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं, केवल कार्बन नहीं, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। किंतु स्वयं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु के साइनेट इत्यादि का अध्ययन अभी भी अकार्बनिक रसायन में ही किया जाता है। जिस रसायन शास्त्र में कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। किंतु स्वयं कार्बन भी कार्बन के यौगिक का अध्ययन करता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन स्वयं कार्बन यौगिक नहीं, कार्बन है अधातु। कार्बोनेट, स्वयं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु का साइनेट इत्यादि का अध्ययन अभी भी अकार्बनिक रसायन में ही किया जाता है। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक रसायन शास्त्र में, लेकिन कार्बन को नहीं, कार्बन आता है अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। अकार्बनिक रसायन किसका किया जाता है, कार्बन को कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु का साइनेट का अध्ययन किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, धातु के कार्बोनेट तथा धातु के कार्बोनेट रहे या धातु के बाइकार्बोनेट रहे आदि को छोड़कर कार्बन के सारे यौगिक को कार्बनिक यौगिक तथा रसायन शास्त्र के जिस शाखा में कार्बन यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु का साइनेट अकार्बनिक में गिन जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट रहे या धातु के बाइकार्बोनेट रहे, इतना CO2, धातु के कार्बोनेट, तीसरा चौथा धातु के बाइकार्बोनेट को छोड़ दिया जाए, आदि को छोड़ करके
कार्बन के सारे यौगिक जितना बचा वो कार्बनिक यौगिक में तथा रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन किसका अध्ययन करते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO2 के, धातु के कार्बोनेट के, धातु के बाइकार्बोनेट के, यही इसका अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन में। स्वीडन एक देश है। स्वीडन के रसायन शास्त्री बर्जिलियस वैज्ञानिक था, स्वीडन का रहने वाला था। बर्जिलियस ने यह कल्पना की कि ऑर्गेनिक पदार्थ एक महान शक्ति के प्रभाव से बनते हैं। किस शक्ति के? एक महान ऑर्गेनिक पदार्थ जो भी बनता है, कार्बनिक पदार्थ एक महान शक्ति के प्रभाव से ही बनता है। ये महान शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक कार्बनिक पदार्थ नहीं बनेगा, और उस शक्ति के योगदान के बिना वे पदार्थ नहीं बन सकते हैं। यानी कि एक महान शक्ति के पदार्थ के बिना कार्बनिक रसायन नहीं बन सकता है, अर्थात उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये बात कौन बोला? बर्जिलियस। तो प्रयोगशाला में नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? तो महान शक्ति के प्रभाव से बनेगा। यह सिद्धांत जीवन शक्ति के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या? जीवन शक्ति के सिद्धांत। क्यों? क्योंकि वो महान शक्ति जो है जीवन से ही मिल सकता है। अगर जीव नहीं रहेगा तो कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेगा, इसलिए जीव शक्ति के सिद्धांत कहा गया। लेकिन इसका एक चेला है, आता है बोहलर। ये स्वीडन का था ना, बर्जिलियस नाम था। ये तो बोल दिया कि जीव से प्राप्त होता है, बाकी नहीं, प्रयोगशाला में नहीं बनेगा कार्बन। लेकिन 1828 में जर्मनी के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, ये जर्मनी का था। 1828 में जर्मनी के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र बोहलर ने, बर्जिलियस का चेला था बोहलर ने अचानक की प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण कर देता है। किसका? यूरिया को तोड़ देता है, यूरिया का संश्लेषण कर देता है और 2 अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म कर दिया। ये कहा बर्जिलियस नहीं बनेगा, प्रयोगशाला में तो बना देता है। इसलिए 1828 में आता है जर्मनी के बोहलर। 1828 में जर्मनी के बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया को तोड़ देता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। तो कैसे बनता है? उसमें यूरिया का निर्माण करते हुए 2 अकार्बनिक यौगिक को लेता है। उसका नाम है, दोनों अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट को लेता है। कार्बन नहीं बिल्कुल अमोनियम कार्बोनेट है, कार्बनिक है। पोटेशियम साइनेट है, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट साइनेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट है। दोनों को लेता है और दोनों को लेकर के यही दोनों हाईलाइट कर लो, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम साइनेट को गर्म करता है और बना देता है यूरिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल टू SO4। इसको पोटेशियम साइनेट, यही दोनों लेकर तोड़ना है, यही दोनों पोटेशियम साइनेट K2KCNO ये दोनों को गर्म करता है और यूरिया का निर्माण करता है। अमोनियम साइनेट में पहले तोड़ता है, अमोनियम साइनेट में तोड़ता है, क्योंकि अमोनिया से इसमें अमोनिया में साइनेट, अमोनियम साइनेट 2NH4CNO प्लस K2SO4 तोड़ता है। फिर यही अमोनियम साइनेट NH4CNO को पुनः गर्म करता है, तोड़ता है तो बना देता है यूरिया NH2CO NH2। पूछेगा यूरिया कैसे बनता है? 3 प्रक्रिया से बनता है। पहला अमोनियम सल्फेट लेता है, फिर पोटेशियम साइनेट, फिर दोनों को मिला करके अमोनियम साइनेट। यही अमोनियम साइनेट यहाँ लिखते हैं, यही अमोनियम साइनेट से बनता है यूरिया। ऐसे ही डायरेक्ट लिखे ना, यही अमोनियम साइनेट से बनता है यूरिया। अमोनियम साइनेट करना गया, साइनेट से बनता है यूरिया। NH2 बीच में CO जोड़ते हैं, CO। बोहलर के इस आविष्कार से जीवन शक्ति के सिद्धांत को काफी धक्का लगा। जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? तो बर्जिलियस दिया था, स्वीडन का था, बर्जिलियस। इसलिए वो बोला कि कार्बन टूट भी नहीं करेगा, बन भी नहीं करेगा। इसलिए अभी बोहलर के जीवन शक्ति के सिद्धांत को धक्का लगता है। बोहलर के इस आविष्कार से जीवन शक्ति के सिद्धांत को धक्का लगता है, बर्जिलियस के काफ़ी धक्का लगा। और 1844 में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कार्बनिक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किया। जिस तरह से बोहलर ने किया था 1828 में, है ना, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से बनाया अमोनियम साइनेट, यही अमोनियम साइनेट से बनाता यूरिया। उसी तरह से और आगे टूटते गया। 1844 में कोल्बे आता है, कोल्बे ने भी क्या किया? एसिटिक अम्ल लाना करके इसका संश्लेषण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किया। उसे एसिटिक अम्ल का संश्लेषण करता है। कैसे? बोहलर ने यूरिया का संश्लेषण किया। उसी तरह से 1844 में कोल्बे ने भी एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किया था। कोल्बे ने क्या किया था? एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया था।
एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कौन किया था? 1840 में कौन किया था? 1840 में क्या हुआ था? कोल्बे ने क्या किया था? एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किया 44 में। लेकिन 56 में आता है, फिर 12 वर्ष बाद 1856 में बर्थेलोट ने मीथेन का संश्लेषण किया था। पूछा 56 में क्या होता? 44 में तो कोल्बे किया था एसिटिक अम्ल का संश्लेषण, लेकिन 1856 में एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कार्बन किया था। 1844 में क्या था? कोल्बे ने किया था एसिटिक अम्ल का संश्लेषण, है ना, कार्बन। लेकिन 1856 में कौन किया था? 56 में बर्थेलोट ने किया था। बर्थेलोट क्या किया था? 56 में मीथेन का संश्लेषण किया था। मीथेन का संश्लेषण किया था। आज कर लेते हैं कार्बनिक रसायन। आंग्ल भाषा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक का अर्थ होता है जैव से है। ऑर्गेनिक जीवित प्राणी में प्राप्त होता है और कहीं नहीं, ऐसा शुरू में कहा जाता था। शुरू में जीवित प्राणी से प्राप्त होता है, उसी को ही ऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया। कार्बनिक रसायन का अध्ययन करते हैं, जिसमें रसायन शास्त्र का कार्बनिक रसायन का शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसको कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। पूछेगा कार्बनिक रसायन किसका अध्ययन करते हैं? तो कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं। कि तो स्वयं कार्बन का यौगिक का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन स्वयं कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु का संयोजन इत्यादि अकार्बनिक चीज़ है, अकार्बनिक रसायन है। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, धातु के कार्बोनेट और धातु का बाइकार्बोनेट, ये सब कार्बनिक यौगिक है। देखिए यहाँ थोड़ा पढ़ें, ठीक ना। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट आदि को छोड़ करके कार्बन के सारे यानी कि छोड़ देना है, और कार्बन के सारे यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कहने मतलब CO और CO2, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है? अकार्बनिक चीज में आएगा, ठीक ना। 4 CO, CO2, धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, ये सब अकार्बनिक चीज है चारों। बाकी सब कार्बनिक यौगिक में आता है। यहाँ वही चीज लिखा है। देखिए अपवाद में कुछ यौगिक को कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाता है। जैसे कार्बनिक यौगिक कौन कौन नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है? अकार्बनिक चीज में आता है, कार्बनिक चीज में नहीं है। कार्बन यौगिक किसे कहते हैं? समानता हुए सभी रासायनिक यौगिक जिनमें कार्बन तत्व की उपस्थिति होना चाहिए। अब कार्बन तत्व की उपस्थित हो, अब कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन तत्व नहीं रहेगा तो कार्बन यौगिक नहीं कहलाएगा, लेकिन कार्बन को छोड़ा करके स्वयं कार्बन अकार्बनिक में आता है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन में अन्य कार्बन के परमाणु जुड़ जाता है। पहला कार्बन दूसरा से, तीसरा से, चौथा, पांचवा से, इस तरह से जुड़कर लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन बनाने की प्रवृत्ति बनाई जाती है। लंबी श्रृंखला बनता है कार्बन का, ठीक ना, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। इस कारण कार्बन बड़ी संख्या में कार्बन यौगिक का निर्माण करता है। बड़ी संख्या में कार्बन यौगिक का निर्माण करने वाला कार्बन है। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलिस ने दिया था। और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम साइनेट बनाता है। फिर अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाता है। फिर बोहलर बनाता है। कौन? बोहलर 1828 में जर्मनी के बोहलर ने बनाया। फिर जीवन शक्ति का सिद्धांत का धक्का लगता है 1840 में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, एसिटिक अम्ल का। फिर 56 में किया था बर्थेलोट ने मीथेन गैस का संश्लेषण किया था। कार्बनिक यौगिक के बारे में देखते हैं। केवल छोड़ दिए हैं, देखिए